दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। तो आपका इस चर्चा में स्वागत है। हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर जो भी लोगों ने बाबा जी के साथ लंबा समय लगाया है, तो उनसे मिल के बात करके उनके संस्मरणों को सुनने का, है ना? तो इसमें आपसे यही चर्चाएँ होंगी। जी, ठीक? जी। बढ़िया। तो इस बात को शुरू करने के लिए तो पहली तो यह मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन से कैसे यात्रा रही और किस क्रम में आके आप बाबा जी या जीवन विद्या से जुड़े? और आप आराम से बताइएगा, ठीक है हमको भैया। कोई जल्दी नहीं। अच्छा, ठीक है भैया। हाँ। तो बचपन से अगर मैं अपनी यात्रा को मतलब अब समझ के आधार पे फ़ोकस करके वापस फिर रिपीट देखती हूँ, हुँ। तो मैं अपने आप को देख पाती हूँ। जैसे वापस अपन पिक्चर वापस वो नहीं करते हैं, जी, जी। रिवर्स करते हैं, तो मैं हाँ। रिवर्स करके देखती हूँ और तो देख पाती हूँ कि मैं जिस तरह की बच्ची थी, हुँ। वो जैसे सभी बच्चे होंगे वैसा कि प्रकृति को देख कर के बहुत खुश होना। हम लोग पहाड़ पे रहते थे। अच्छा, कहाँ पे? बेलाडीला बस्तर में बेलाडीला एरेना प्रोजेक्ट पर पापा का जॉब था वहाँ पे। अच्छा, तो हम बस्तर के हिल टॉप जगह का नाम था। अच्छा, वहाँ आयरन का प्रोजेक्ट चल रहा था, जापान लीज पे ली थी। तो हम अच्छा। पहाड़ पे रहते थे, तो खाई में दौड़ना, हुँ। है ना, प्रकृति के साथ झरना, पहाड़, ये सब हमारे स्कूल के पीछे ही था। अच्छा, तो मैं समझ जाओ उसमें नर्सरी पीपी 1 में रही होंगी। जी। और मैं और मेरी दीदी दोनों ही रिसेस में हम लोग खाई में उतर जाते थे और प्रकृति के साथ आनंद लेते थे, बहुत खुश होते अच्छा। थे पहाड़ों को देखकर। सबके घर बहुत फूल के पेड़ लगे हुए थे। हुँ, हुँ, फिर एक दिन सुनने में आया कि हम लोग को मकान खाली करना है। हुँ, तो मम्मी से हम लोग पूछे क्यों खाली करना है, तो हुँ, मम्मी बोली कि ये पहाड़ टूटने वाला है। पहाड़ टूटने वाला है, क्यों टूटने वाला है? हुँ, मम्मी बोली घर भी टूटने वाला है, सबका हुँ, घर टूट जाएगा, हमको नीचे बचेली जाना पड़ेगा। हुँ, तो मन बहुत दुखी हो गया हम लोग का कि हुँ। पहाड़ टूट जाएगा। मम्मी बोले पार्क भी टूट जाएगा जिसमें झूला झूलते हैं, पार्क भी टूट जाएगा, स्कूल भी टूट जाएगा, हमारा स्कूल भी टूट जाएगा। अरे बाबा! क्योंकि ब्लास्टिंग होता है वहाँ पे, हाँ, हाँ। ब्लास्टिंग होके आयरन निकालते थे। तो हम लोग बहुत दुखी होके पहाड़ में चले गए थे उस दिन। हम दोनों बहुत रो रहे थे कि हुँ। पहाड़ टूटने वाला है। मतलब बचपन से ये सेंस रहता है जी, कि जी। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और हम हुँ, उसको रोक नहीं पाएंगे, हुँ, टूटेगा ही ऐसा। हुँ, तो ऐसे जिज्ञासु प्रवृत्ति के मैं शुरू से ही रही, ऐसे अपने आप को देख पाती हूँ। हुँ, और फिर उसके बाद हम स्कूल लाइफ में अगर आते हैं, तो स्कूल लाइफ में मैं देखी कि जैसे घर में बहुत सारी चीज़ जानने के लिए बच्चों को क्या है पूछते हैं माता पिता से। हुँ। उसके बाद मम्मी, हम लोग पूरे परिवार जो पूरा गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था, अच्छा। तो धार्मिक प्रवृत्ति की थे, पूजा पाठ सुबह से मम्मी पापा को करते हुए देखते थे। हुँ, और शाम को भी नियमित बैठना, सुबह भी नियमित बैठना, पूजा पाठ करना। जी। उसके बाद फिर भगवान को जानने के लिए मम्मी से पूछते थे, मम्मी भी बहुत स्टोरी सुनाई भगवान की, हुँ, जितनी भी स्टोरी। हुँ, उसके बाद फिर और भी जानने की बहुत कुछ इच्छा रहती थी, कुछ जिज्ञासा। तो स्कूल जब मम्मी एडमिशन कराई तो ऐसा लगा कि स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत खुशहाली पूर्वक जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल, वैसे ही बैग लेके भागती थी मैं स्कूल की, बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे। हुँ, तो वहाँ पे अपन क्या, पापा जब विदेश चले गए हमारे 5 साल के लिए, छोटी थी तब मैं। हुँ, फिर मम्मी रायपुर शिफ्ट हो गए, हम वहाँ बस्तर से रायपुर आ गए नानी हुँ, के घर पे। तो वहीं हुँ, से फिर एडमिशन कराए सरकारी स्कूल में। हुँ, तो वहाँ जितना कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखे अपन हुँ, छोटे प्री प्राइमरी क्लासेस में। लेकिन प्राइमरी मैंने रायपुर से किया। जी। तो वहाँ पे जो टीचर हमको मिली, तब मुझे लगा कि जो टीचर हमको मिली वो सरकारी स्कूल की टीचर थी। देखो सबके साथ वैसा नहीं होता, लेकिन जो टीचर हमारी थी वो पढ़ाना का काम कम करते थे। अच्छा। और वो पोयम बहुत अच्छा सिखाती थी। तो बस हुँ, वो पोयम सिखाती थी करके मेरा अट्रैक्शन रहता था स्कूल जाने का। लेकिन हुँ, और भी सब्जेक्ट्स वगैरह में हुँ, उनका पढ़ाने का उतना ध्यान नहीं था। और फिर किसी दिन वो टीचर से मैं एक झापड़ खाई, हुँ, तो बहुत ज़ोर से चटाका लगाई थी हुँ, टीचर। तो फिर वहाँ से मैं नाना जी को बुला के ले आई, हुँ, अपना नाना जी से कंप्लेन की। हुँ, उसको टीचर मेरे को लगातार वो टॉर्चर करती थी कि जब मैं डांटूंगी तो हुँ, नाना को बुला के ले आओगी, जब मैं डांटूंगी नाना को बुला के ले आओगी। तो टॉर्चर मेरे साथ बहुत हुआ। हुँ, हुँ, तो मैं चुप हो गई थी। हुँ, चुप होने के बाद मैं 10th 11th में जाके खुली, क्योंकि मुझे अच्छा। फिर वो कोई टीचर ही है जो मुझे ऐसे अप्रिशिएशन करके खुला खुला। मतलब उसके बाद हाँ, मैं बहुत चुप थी। मैं देख पाती हूँ कि प्राइमरी की इस अभी के इसमें देख पाती हूँ कि प्राइमरी तक की जो टीचर हाँ। बच्चों का साइकोलॉजी को पढ़ना और उसको समझना और उस तरह से डील करना, वो हुँ, कितना जो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट चीज़ था। सही बात। एक बच्चे का लाइफ पूरा टर्न हो जाता है उससे। हुँ, हुँ, तो इसलिए वहाँ से मैं अभी देखती हूँ तो ऐसा देख पाती हूँ। वो हुआ। फिर इधर जब आने के बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ, हुँ, बीएससी बायो मैंने किया। हुँ, तो पापा हम लोग को हमेशा अच्छे काम करना हुँ, और अच्छा चीज़ सोचने के लिए सिखाते थे। तो हुँ, सबका सेवा करना, सबको अपनापन देना, हुँ, अपनापन हुँ, करना। हुँ, पापा की मम्मी से हम लोग बहुत कुछ सीखे। पापा पूरे सामाजिक थे। हुँ,
कभी भी कितने भीड़ को घर में ले आते थे। हम्म। कभी भिक्षुकों का टोली भी रहता था, अच्छा। साधु महात्मा, उनको भी ले आते थे, चलो खाना बनाओ, खाना खिलाओ, इनको सेवा करो बेटा, सेवा करो, देखो इन लोग कैसे घूम रहे हैं और सब ज्ञानी लोग हैं, ऐसे बुला के ले आते थे। तो कभी भी हमारे घर जब देखो तब भोजन चल रहा है, परसना चल रहा है, ऐसे पापा भी क्या है, कुवैत से आने के बाद पैसा जो कमा के लाए थे ना, वो ऐसे नहीं कि हम ठाट से जिए, कभी उस पर ध्यान नहीं दिए, ना मकान बनवाए, कुछ नहीं। बस यही बोलते थे, वही पूत का पूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मम्मी बोलते रहती थी कि पैसा जमा करो 4 बेटियां, पर पापा का इसमें कभी ध्यान नहीं गया। बस परोपकार करना, बांटना, तो पूरे पैसे जो हमारे डिपॉजिट थे कब खत्म हो गए पता नहीं चला। अच्छा। और पापा कभी उसका सोच कभी करते नहीं थे, कभी पैसा रखे नहीं संग्रह वाला जो है। इवन हमारे जो गिफ्ट जो पापा विदेश से लाए थे, वो भी कोई आके मामा घड़ी मेरे को चाहिए था, तो बेटा जाओ अपना घड़ी लेके आओ, दो इनको। तो हमारे जो भी चीज थे, हर विदेशी वस्तु सब चीज, और पापा वहां से खिलौने भी लाए थे, विदेशी खिलौने। अच्छा। तो खिलौने मतलब कि उस समय देखे नहीं थे रायपुर के लोग, ऐसे ऐसे खिलौने लाए थे हमारे लिए। तो पापा जब पापा को देखना है, खिलौना खेलना है, बोलते थे हम लोग, पापा रुक जाओ, 4-5 बच्चे को बुला के लाओ। जब तक मोहल्ले के बच्चे को इकट्ठे नहीं कर लेते थे, तब तक खिलौना स्टार्ट ही नहीं करते थे। अच्छा। मतलब तुमको अकेले नहीं खेलना है, सबके साथ ही खेलना है, सामाजिकता पूरा। तो कभी भी हम अपना खिलौना को अपना नहीं समझे, और कभी आया भी नहीं ऐसा विचार। पापा ऐसी डाली दिए थे, तो कभी भी खिलौना खेलना है, 10 को इकट्ठे करना है और सबके साथ में खेलना है। तो पूरे खिलौने भी पापा ऐसे खिलाए। तो बहुत अच्छा जबरदस्त पापा इस चीज का बीज बो के गए, और सभी को अपना माना। हमारे एक बार टॉयलेट जाम हो गया था, छोटी छोटी घटना बता रही हूँ। तो वो टॉयलेट क्लीन करने वाला आया था, तो सुबह से नहा धो के आ गया। तो पापा उसको, अरे यार आ गया, जैसे कंधे में हाथ रख के, लोग बाग क्या करते हैं, दूर दूर करते हैं, पापा कंधे में हाथ रख के उसको अंदर बुला। मम्मी बोलती कैसे करते हो आप, इनको बुला लिए अंदर, टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट साफ करने वाला। तो पापा बोलते हैं, देखो ये हमारा गंदगी को साफ करता है, ये इसका कितना सम्मान करना चाहिए। देखो नहा धो के अपना काम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कैसे नहा के आया है, ऐसे सोच के। तो पापा ऐसे, पापा का ऐसा भाव देख के वो आदमी के दोनों आंखों से आंसू बह रहा था कि मेरे को आज तक इस तरह से कोई सम्मान नहीं किया है। तो आपके पिताजी का ऐसा संस्कार कैसे बना? पापा जी जो थे ना, पापा के पिताजी भी बहुत ऐसी प्रवृत्ति के थे। अच्छा। और पापा की जो 5 बहनें हैं, वो भी इसी सामाजिक प्रवृत्ति के। शुरू से बचपन से ही पापा, बचपन से ही पापा बांटना देना, ये गुण पापा के। तो किस विचारधारा को अपनाए हुए थे पापा? भाई मतलब समझो, मानव से प्रेम करना। अच्छा। पापा ये बोलते थे कि अगर कमाना है तो संबंध कमाओ बेटा, और कुछ कमाओ मत। अच्छा। तो पापा का डायलॉग शुरू से रहा है कि मैं संबंध कमा के जा रहा हूँ। बस में पापा संबंध कमाए, पैसा नहीं कमाया। और लास्ट में लेटर भी लिख के गए हैं कि मैं सिर्फ संबंध कमाया हूँ और वही सिखाया हूँ। अच्छा। ऐसे वो बोलते थे। तो इसी तरह से पापा हर चौक में जितने भी लड़के खड़े हैं, वो 2 मिनट जाकर के पापा बहुत ही अच्छा बातचीत करते थे ना, बहुत स्मार्ट से थे पापा। तो सारे लड़के इकट्ठे होते थे, अट्रैक्शन था उनके बातचीत में। सबको, अरे यार क्या करते हो तुम लोग, ऐसा करो वैसा करो। हर चौक में पापा बीज बो के चले गए थे। तो हमको ना जीने में ना कोई तकलीफ नहीं आया, क्योंकि सब लोग हमको इतना प्रोटेक्ट करते हैं अभी तक वहां पर, क्योंकि पापा इतना अच्छा सबके जगह सबके साथ रह के जी के ना एक माहौल बना दिए थे मोहल्ले का। तो हमको कभी भी तकलीफ नहीं हुआ कि किसी से कोई परेशानी। कभी भी मानो गाड़ी फंसता है ना, सब लोग भैया लोग आ जाते हैं, दीदी कुछ परेशानियां हैं, दीदी कुछ परेशानियां हैं। तो वो पापा अच्छा काम करके चले गए एक्चुअली में बहुत सारा। अच्छा। तो हमको उसका बहुत बेनिफिट मिला, और हम भी उसी काम को कर रहे हैं, तो सभी हेल्प भी करते हैं। तो ऐसा जीने का आदत पापा डाल के ही रखे थे। उसके बाद फिर बाबा जी से मिलने की बात है, तो हम लोग गायत्री परिवार में बहुत काम करते थे। तो मैं तो कम ही इस पढ़ाई में लगी थी। मेरी दीदी और गायत्री बहन, वो दोनों बहुत जगह जगह जाके बाबा जी, श्री राम शर्माचार्य जी का पत्रिका को पढ़ाना, ये सब करते थे। उसी सिलसिले में एक बार असम में यज्ञ हो रहा था, वहाँ पे मेरी दीदी गई हुई थी। वहाँ उनकी अंजनी भैया से परिचय हुआ। अंजनी भैया को देखी, वो खुद बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी। अंजनी भैया को एकदम निस्वार्थ भाव से टॉयलेट क्लीन करते हुए देखी। तो इतने बड़े आदमी इतने भक्ति भाव से कर रहे हैं ऐसा काम को। तो दीदी एकदम इम्प्रेस हो गई, बोली मैं इतने अच्छे इंसान से मिली, परिचय हुआ। बोले मैं रायपुर में ही रहता हूँ करके अंजनी भैया बताए। तो हम सब अंजनी भैया घर जाना शुरू कर दी। तो अंजनी भैया से हमारा टीम बन गया उसमें। और अंजनी भैया भी हम लोग को देख के बहुत खुश हो गए, पापा से मिले, सबसे मिले। फिर सोम भैया का आना हुआ और जुड़ना हुआ। तो हमारा ग्रुप, जब भी अंजनी भैया कॉल करते थे, चलो सुबह हमको ये कब की घटना होगी अंजनी भैया से मिलने की? ये दीदी का 90 में परिचय हुआ था। अच्छा। 90 में अंजनी भैया से जुड़े थे। अच्छा।
उसके बाद 4-5 साल हम लोग अंजनी भाई की टीम राइट। बना करके सुबह 5 बजे से निकलते थे, भेरी लगाते थे, हम्म, गांव-गांव में जाना, ये सब अंजनी हम्म, भाई बोले मतलब निकलना है हमको घर ठीक से है। क्योंकि और कुछ काम नहीं था हम लोग के पास, सिर्फ अच्छा काम करना। हाँ। यही कि अभी हरे राम हरे कृष्णा का झुंड बना है, हम्म, चलो उसमें जाना है, तो बस हरे राम हरे कृष्णा निकल गए। हम्म, ऐसे ऐसे काम करके हम लोग को बड़ा अच्छा लगता था। हम्म, पर वो और तृप्ति ऐसे कि हम्म, प्यास तो थी कि जैसे मैं बहुत सोचती थी, बाकी सब निकलते थे, नहीं लोग निकलते कि पीला साड़ी पहन लेते दीदी लोग, हम्म, पीला साड़ी पहन के यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, क्या मिलेगा, ऐसे ऐसे मैं सोचते रहती थी। हम्म, फिर एक दिन क्या हुआ, एक घटना घटी घर में, मम्मी बहुत बीमार हुई, अच्छा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे अपने मन को शांत करूं, बहुत हम्म, विचलित हो गई थी। तो मैं ना बाबा जी श्री राम शर्मा आचार्य का अखंड ज्योति का फ्रंट पे जैसी पढ़ रही थी कि कुछ मिलेगा, हम्म, तो मुझे ऐसे विचार मिले हम्म, उसमें कि परिस्थिति के बारे में लिखा था, अभी याद नहीं है। तो मुझे वो विचार से मैं एकदम प्रभावित हो गई कि विचार भी आदमी को ठीक कर सकता है। पहली बार मुझे ये पता चला कि विचार भी कोई चीज है। तो मैं बहुत प्रेरित हुई, तब से मैं अखंड ज्योति को पढ़ना चालू की। बस मुझे उसी से जुड़ना हो गया, विचार से। जी, मैं कभी कर्मकांड से नहीं जुड़ी, अच्छा। बस विचार से ही मैं प्रभावित हो गई। उसके बाद मैं बहुत सोचने लगी, अरे वाह कितना अच्छा है विचार पढ़ना, और बहुत सारी चीज कहानियां उसमें आती थी, उसको पढ़ती थी। उसके बाद अंजनी भाई एक दिन बुलाए कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जो सब प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अच्छा, ये कब की बात है? तो ये होगा 95-96 की बात होगी। अच्छा। तो अंजनी भैया एक दिन हमारे घर बोले सुबह सुबह, अरे हम लोग एक बढ़िया चीज व्यक्ति से मिलाता हूँ, बहुत मजा आ जाएगा, सब चलो वहीं पर करके। तो हम लोग ना, मैं गायत्री दोनों ही गए, पहले गायत्री गई, मैं नहीं गई थी। मैं कौन ऐसा व्यक्ति होगा भाई, ऐसे सोची, मैं गई नहीं। तो गायत्री गई थी उस समय, मिल के आई गायत्री, और बोली बहुत, उसमें बाबा जी ज्यादा बात कठिन वाली बात करते थे बाबा जी थोड़ा सा, तो गायत्री को समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन वो गणेश बागड़िया जी का, अनीता दीदी के वहाँ शेड लगा हुआ था, उसमें गणेश बागड़िया जी के क्लास चल रहा था। तो गायत्री वहाँ अटेंड की और बोली, बाप रे कि तो हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं इन लोग। तो गायत्री मेरे को अभी कि तेरे अंदर इतने सारे प्रश्न उठते हैं, घर में सबको पूछती, कोई सबसे लड़ाई होता रहता है, कोई आंसर नहीं देता। मम्मी को पूछो कि देवी लोग सब तलवार वलवार लेके लड़ाई क्यों करते हैं, लक्ष्मी देवी बोलते हैं, सरस्वती देवी आपस में ज्वलन ईर्ष्या क्यों करते रहते हैं, ऐसे मम्मी से पूछती थी। तो मम्मी नास्तिक कहीं की डांट पड़ता था मेरे को। तो वो सब चीज का उत्तर मिल जाएगा तेरे को, सब प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो वो चीज के लिए बागड़िया जी से मैंने पहले सुनती थी, क्या देंगे आंसर, पर सामान्य आंसर कोई दे नहीं पाएगा जो मेरे अंदर प्रश्न, ऐसा लगता था मुझे। तो फिर वो गई मैं एक दिन, और वहां सोची कि देखती हूँ कहाँ कोई दे पाएगा, ऐसा मन बना के बैठे थे। लेकिन जब वो शुरू किए बातचीत और एक का डेफिनेशन रखने लगे और जीने की बात को प्रैक्टिकल बताने लगे, तो मुझे लगा रही तो एकदम रियलिटी के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग गया कि अब मुझे यहीं से सारा कुछ मिलने वाला है। उसके बाद से मैं कभी बैक गियर मेरा लगा नहीं, जीवन विद्या को समझना और जीना। मेरे को एक लक्ष्य मिल गया कि अब ये जो भी चीज बता रहे हैं इनको पूरा सुनना है, कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से आया इनके अंदर, किनसे इनको मिला ये सब चीज। बस उसके बाद फिर मैंने पहला शिविर किया था रण सिंह आर्य जी का, क्योंकि अर्चना दीदी से जुड़े हुए थे हम बहुत पहले से, शादी के पहले से अर्चना दीदी को जानते थे। अच्छा। पापा उनके मित्र थे हमारे पापा के। अच्छा। हाँ, वीर सहाय नाम था उनको, दोनों की दोस्ती थी। तो दीदी से पहले से परिचय था, गायत्री परिवार से। और फिर वहां जाकर के बाबा जी का आना हुआ आवेरी में। तब जब मैं पहली बार बाबा जी से मिली तो मुझे एक सामान्य 97 की बात है। हाँ 97 की बात है जी। तो 97 में ही बाबा जी से मुलाकात जब हुआ, जब हम अंजनी में कर पहली बार मैं बाबा जी से मिली, सब प्रणाम ही कर रहे थे, तो मैं सिर्फ बाबा जी को दूर से देख रही थी कि कैसे वो सब चीज जानते होंगे, मतलब उसमें बाबा जी को तो हम जानते नहीं थे। तो बस मैं प्रणाम की, पर वो भक्ति नहीं आया था, बस एक पैर छूने का प्रोसेस ही हुआ था। बाबा जी को तो जानते नहीं थे, तो वो भक्ति कैसे उमड़ता। तो बस प्रणाम करके निकल गए। फिर अनीता दीदी के घर बाबा जी हमेशा आते थे और पूरा बोलते थे बाबा जी, दर्शन को कोई समझे ना समझे, पूरा मानव व्यवहार दर्शन को पूरा बोलते थे बाबा जी। अच्छा। तो इतना कठिन कठिन शब्द सिर से निकल जाता था। हाँ। मैं बोली इतना कठिन बोलते क्यों है? हाँ। समझ में नहीं आता तो क्या मतलब? हाँ। सरल बोलना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए। मन में सोचती बैठ रही थी कोने में, कि सिंपल क्यों नहीं सब रखते बाबा जी। तो बाबा जी पूरा बोलने के बाद फिर अपना ध्यान कहीं और चले जा रहा था। लास्ट में बाबा जी जय हो, मंगल हो, कल्याण हो, बाबा जी बोलते थे, बस वही समझ में आता था। और उसके बाद कुछ समझ नहीं आता था क्या रखी, पर अच्छा लगता था। अच्छा,
उनके पास बैठना सुनना बहुत अच्छा महसूस, मतलब फीलिंग जो था, वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगता था। जब भी आते थे बैठती जरूर थी मैं, तो मैं आए चाहे मत आए, बाकी लोग जो पूछती थी उसको भी सुनती थी कि बाकी लोग कितना अच्छा बात कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती, मेरे अंदर इतनी योग्यता क्यों नहीं है कि उनकी बात को समझ पा रही हूँ। मैं अपने अंदर ही हमेशा कमी देखती रही कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है शायद। फिर जब पहला बुक निकला मानव मार्गदर्शन, इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा, जी, जब आप बाबा से मिले तब आपकी आयु क्या रही होगी? उसमें मेरी 18 से 20 के बीच 18 से 20। 18 से तो 20 पढ़ाई वगैरह चल रही होगी? पढ़ाई वगैरह चल रही थी मेरी। अच्छा। मेरी बीएससी सेकंड ईयर या से कुछ था उस अच्छा समय। ठीक, हाँ आप बताइए। तो फिर उस एज में थी, तो मैं काफ़ी हो चुकी थी कि अब मुझे अब ऐसा समझना है। मुझे पढ़ाई में तो था, हाँ मैं टीचर बहुत अच्छी थी, हाँ। शुरू से ही मैं क्लास 8 से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ घर पे। अच्छा। और पढ़ाना मेरा हॉबी था, मतलब हॉबी मतलब मैं समझ जाती थी कोई चीज़ को, अब उसको समझा पाऊंगी ऐसे मेरे अंदर विश्वास। विश्वास आता था, और मैं समझाना शुरू कर देती थी हाँ। किसी को भी। तो प्रवृत्ति पहले से थी पढ़ाने वाली मेरे अंदर। और मैं जब स्कूल में देख पाई थी कि टीचर समझाती नहीं, जब मैंने प्राइमरी का जो एक्सपीरियंस था, हाँ एक टीचर कैसे अच्छी होना चाहिए, बच्चों हाँ। को डर कैसे निकालना चाहिए, हाँ वो मेरे अंदर आते गया। फिर मैं जब भी पढ़ाऊंगी मैं बच्चों को डर निकाल करके चीज़ों को शिफ्ट करूंगी। तो मैं बहुत समय से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, बहुत बच्चों को, पूरे मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया मैंने। अब बड़े हो चुके हैं सारे, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था पढ़ाने का। फिर जब बाबा जी से मुलाकात हुआ हमारा, तो रोज मिलते थे। एक दिन जब बाबा जी यहाँ पर आए थे छोटी में, तो उनसे बात हुआ, तो बोले कि ऐसा एक स्कूल खोलना चाहिए हम लोग को, ऐसे ऐसे चर्चा हो रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये तो हाँ। लंबी जंप हो गई, उसके बीच में आपके अच्छा, बीच में कुछ बात शुरू की थी ना मैं। हाँ कुछ लंबी जंप हो गई। हाँ लंबी जंप हो गई। स्कूल की। तो आपका 97 में आवरी जाना हुआ, बाबा अभी जी को जाना देख हुआ। रहे हो आप। हाँ, यस यस। और अब उसके बीच में उस कई बार बीच में मिलना होगा। हाँ, कई बार मिलना हुआ, ठीक। हाँ अब मुझे याद आ गया। तो आवरी में बाबा जी अक्सर आते थे, तो हाँ। अर्चना दीदी बैठती थी उनके पास, और हम लोग, तो गायत्री जो थी, गायत्री तो बाबा जी की चंपी वम्पी करती थी सिर में। अच्छा। हाँ तो बाबा जी खुश हो जाएंगे, हम लोग बस एक बुजुर्ग व्यक्ति है, हाँ। अब उनको सेवा करना है, चंपी करना है, पर मैं दूर ही बैठती थी। अच्छा मैं कभी बाबा जी को टच नहीं की, अच्छा। कभी मेरे प्रवृत्ति में नहीं आया कि मैं पैर दूं। सब क्यों पैर दबाते हैं, क्यों चंपी करते हैं, बस मैं बस ये सोचते रहती थी उनका। गायत्री तो एकदम भक्ति से पिताजी का सेवा कर रही हूँ ऐसे, बाबा जी चंपी कर दे, हाँ करो। बाबा जी तो बाबा से चंपी करते बैठे थे। फिर बाबा जी का अवधारणा शिविर वगैरह होता था अमरकंटक में, तो गायत्री जाया करती थी वहाँ पे। अच्छा। वो देखती थी, वो भी चर्चा कभी नहीं की बाबा जी से। तो बोलती बहुत लोग आते हैं और बहुत बड़ा प्रश्न करते हैं, बहुत उत्तर मिलता है सबको, ऐसा बताती थी मेरे को आके। तब मैं सोचती थी कि क्या से प्रश्न करें, क्या करें। मैं तो एकदम सामान्य व्यवहारिक क्वेश्चन ही है मेरे अंदर, तो एकदम कठिन वाले क्वेश्चन मेरे अंदर नहीं है, तो मैं कैसे बाबा जी से मिलूं और बोलूं। फिर एक दिन बाबा जी को मैंने, फिर ऐसे इसी सिलसिले में बाबा जी का आना जाना मिलना लगातार चलता रहा। पापा भी बोलते थे कि तुम लोग जाते कहाँ हो, कौन बाबा जी है, किससे मिलने जाते हो। तो पापा जी भी फिर एक दिन, पापा ये सब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। फिर एक दिन गायत्री के अंदर ना परिवर्तन देखे कि वो बहुत गुस्सैल थी गायत्री हमारी। उसके अंदर बहुत शांत स्वभाव उसके अंदर धीरे धीरे आने लग गया। तो बोले इसकी प्रवृत्ति कुछ चेंज हो रही है, कुछ तो परिवर्तन हुआ है। तो पापा बोले चलो मैं भी चलता हूँ। फिर पापा भी गए, बाबा जी से मिले और उनको बहुत अच्छा लगा और प्रणाम भी किए। और गणेश बागड़िया जी के किसी का शिविर पापा किए। अच्छा। हाँ, पापा एक शिविर किए। और पापा जी भी बहुत अच्छे विचार के थे, तो उनका लिखना, उनका सोचना बहुत अच्छा। उस समय पापा जी से मेरी शिकायत बहुत थी एक चीज। हाँ, मैं एक चीज बताती हूँ। तो मेरे सावरी में जो शिविर हुआ पहला, रण सिंह आर्य भैया का, तो उसमें क्या हुआ, मेरा पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं पढ़ाकू बच्ची थी, पढ़ाने वाली बच्ची थी, और हमारा थोड़ा उस समय पापा धन को तो बांट चुके थे एकदम, तो ज्यादा धन वाला था नहीं स्थिति हमारा। तो मेरा पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और मुझे कोचिंग या एक्स्ट्रा टीचर, एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह, रेफरेंस बुक वगैरह नहीं मिल पाया। हालांकि मुझे इतना क्षमता था कि मैं कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, पर वो होने के कारण नहीं हो पाया। तो मैं पापा को हमेशा अपने दोषी मानती थी, और पापा को दोषा, मतलब उस दृष्टि से देखती थी कि पापा के कारण ही मेरा नहीं हो पाया। अच्छा। तो इसलिए पापा से बात करने का ढंग ही मेरा थोड़ा अजीब हो जाता था, व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता था। हालांकि बहुत कुछ सीखे समझे, लेकिन जहाँ पर ये डॉक्टर वाली बात या पढ़ाई वाली बात आती थी, तो पापा जी को मैं इस तरह से देखती थी, पापा जी को। तो फिर एक दिन ऐसी बातचीत हुआ, बहुत दुखी थी मैं, तो उनसे चर्चा की मैं गणेश बागड़ी जी से, कंप्लेन लिखी, मेरे को आपसे बात करना है, क्योंकि मेरा दुख तो कुछ और है पापा जी को लेकर के। उस दुख को भी निकालना जरूरी था। तो मैं सब प्रश्न का उत्तर पता है इनको, तो बताएंगे। मैं पापा जी को लेकर कंप्लेन की,
कि मैं ऐसा सोचती हूँ पापा जी के बारे में, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। किससे कर रहे हैं आप कंप्लेंट? गणेश बागड़िया जी। बागड़िया जी बाबा जी से, से तो मुझे लगा कि बाबा जी से ज्यादा अच्छे तो गणेश बागड़िया जी हैं, हाँ, क्योंकि उनकी बात वो- थोड़ी समझ में हाँ, आती वो है। समझ में आती है, इनकी तो समझ में नहीं आती, हाँ, ऐसे मुझे लगता था। तो हाँ, बाबा जी थोड़े दूरी थे, बस ठीक, प्रणाम करने के लिए हाँ, थे, हाँ, पर सुनने समझने के लिए गणेश बागड़िया जी जी, थे। तो उनसे मैं पूछी तो बहुत मुस्कुराए और बोली बेटा एक मिनट, मैं पूरी कंप्लेंट कर दी। तो मुस्कुराए भैया और बोले, मुस्कुरा के बोले कि 1 मिनट में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बोले। और फिर एक लेटर लिखा है, जो मूल्यांकन पत्र जो भरते हैं ना, फीडबैक लेते हैं शिविर के बाद वाला, तो आपके पापा जी का है, वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए पर मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो वो मुझे पढ़ा है। उसमें पापा सिर्फ बच्चों के बारे में चिंता, हम लोग के बारे में सोचना, और एक एक बच्चों का जो मूल्यांकन लिखे थे तो एकदम आंसू भर गया मेरा, और फिर एकदम 5 मिनट तक बैठ के रोने लगी मैं। अच्छा, कि पापा इतना सोचते हैं, हाँ, और मैं पापा के बारे में क्या सोचती हूँ। हाँ, उसके बाद एकदम मेरा चेंज हो गया, हाँ, बातचीत पापा से चेंज हो गया, और मैं मेरे अंदर जो दोषारोपण था ना वो एकदम खत्म हो गया। अच्छा, और फिर शिविर किया मैंने उनका, रण सिंह आर्य भैया का, हाँ, तो वहां से भी ना मेरा पूरा अंदर का जो था वो सारा निकल गया। अच्छा, और माता पिता को अब मैं अलग दृष्टि से देखने लग गई। अच्छा, मम्मी के प्रति तो नहीं था, लेकिन पापा के प्रति जो था पूरा धुल गया, एकदम बड़ी, क्लीन हो गया अंदर। तो एक परिवर्तन हुआ आया, तब से मेरे को ना इस चीज को समझने के लिए एकदम अंदर में तैयार हो चुकी थी। शायद 95-96 की बात थी जब मेरा पहला शिविर रण सिंह भैया का। और मैं बहुत भक्ति से ही सुनती थी, मेरे को क्योंकि और कोई चीज से लगाव नहीं था, समझना था बस मेरे को चीजों को, तो मुझे मिल चुका था वो चीज। उसके बाद ना माहौल था नहीं जीवन विद्या का, अब मुझे पूरा समझना था, और वैसे कुछ माहौल बन ही नहीं रहा था स्थिति। अब मुझे कौन पूरा समझाएगा A to Z, मतलब ये सब ऐसा प्यास बना हुआ था। उसी बीच में सोम भैया के का प्रस्ताव आया, नहीं उस समय नहीं आया था। तो मैं सोम भैया और नीति भाभी का स्कूल एक खुला था, अच्छा, गायत्री शिशु मंदिर करके। अच्छा, अनीता सब अभी अकेले क्या करेंगे, तो चलो स्कूल खुला देते हैं करके। अनीता दीदी के पिताजी वो स्कूल सदाराम बाबू जी ने स्कूल खुलवा दिया था। हाँ, तो फिर अंजनी भाई एक दिन आया कि यहाँ पर स्कूल में टीचर तो नहीं लोग होना चाहिए, गायत्री और मैं। तो हम स्कूल में पढ़ाते थे कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में। वहां से गए और सुबह सुबह गए स्कूल, जा करके वहां से उठा लिए गायत्री को, चलो हम नया स्कूल खोल रहे वहां पढ़ाना, जितना मिल रहा है सब थोड़ा ज्यादा ही देंगे ऐसे करके। और भैया अंजनी भाई तो ऐसे ही थे, और हम लोग अंजनी भाई के भक्त, परम भक्त थे। तुरंत गायत्री वहां से जॉब छोड़ के स्कूल में लगी, 2 साल पढ़ाई, नर्सरी क्लास। हमारे ग्रुप के बच्चे थे, BR भाई के बेटे, हर्ष बेटा जी, सभी अपने ग्रुप के बच्चे थे, 5-6। प्ले स्कूल था ये? हाँ, प्ले स्कूल था। अच्छा, बढ़िया। सूर्यकांत बेटा जी को पढ़ाया जी, सूर्यकांत बेटा सब गायत्री 2 साल पढ़ाई स्कूल में। तो गायत्री मंत्र से शुरू करते थे, और हमारा पढ़ाने का टेक्निक, वो भी बहुत बेस्ट टीचर है। हमारे पापा बहुत बेस्ट टीचर रहे एक्चुअली। अच्छा, तो परिवार की ही वो परिवार का पापा बहुत एक्सपर्ट टीचर थे। अच्छा। बहुत बच्चों के साथ डील कैसे करना है उनका, हम उन्हीं से सीखे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, कहानी सुनाना, जीवंत कर देना कोई बात को, हंसाना बच्चों को। पापा का शुरू से ऐसे रहा, मोहल्ले के बच्चों को हमेशा इकट्ठा करके बात करते थे एकदम, अरे यार ऐसे बात करते थे, तो बच्चे भी एकदम फ्रेंडली हो जाते थे पापा के साथ। तो वो टेक्निक पापा से ही आया, और पापा ही हम लोग को कुछ कुछ पढ़ाए हैं। स्टार्टिंग में पापा हेडमास्टर रहे हैं, बहुत कम आयु में। उसमें तो टीचर पकड़ पकड़ के बनाते थे ना, पापा बहुत कम आयु में हेडमास्टर रहे हैं। तो वहां से ना मैं कहाँ तक पहुंची थी, आप मतलब अंजनी भैया आपको स्कूल में ले गए? हाँ, स्कूल में ले गए। तो फिर गायत्री शिशु मंदिर स्थापित हुआ नहरपारा में, और फिर गायत्री का पढ़ाने का ढंग, 2 साल बाद उसका जॉब लग गया, तो वो चले गई, फिर मैं ज्वाइन कर ली वहाँ पे। तो मुझे भी इसलिए ज्वाइन की, मुझे तो जॉब कहीं मिल सकता था, ट्यूशन बहुत पढ़ाई रही थी, पर मैं सोची कि ये जो ग्रुप है, सोम भैया, अंजनी भैया, BR भैया, इन लोग कुछ अच्छी जगह ले जाने वाले हैं हमको, इसलिए वो ग्रुप को छोड़ना नहीं है, ये मुझे था। मुझे सैलरी से कोई लेना देना नहीं था, तो बस मैं स्कूल में लगी थी, और रोज नया नई बात पता चलती थी, सोम भैया को दिखती। आपने पढ़ाई पूरी कर ली थी? पढ़ाई मेरी BSc बायोमेर हो चुका था, उसके बाद में इसमें स्कूल में आई थी। ठीक। और फिर मैंने PMT में आफ्टर BSc में 1 साल और ट्राई किया, बट फिजिक्स मेरा छूट गया था BSc में, तो इसलिए मैं कवर नहीं कर पाई। पर मेरा बायो और बॉटनी दोनों बहुत जबरदस्त, मतलब बॉटनी जूलॉजी दोनों मेरा बेस्ट हो चुका था। तो मैं PMT PT कोचिंग भी पढ़ाती थी। अच्छा। हाँ, बहुत 2 साल पढ़ाई में PMT PT कोचिंग में भी। फिर 10th की जो वो कहते हैं ना बच्चे पॉलिटेक्निक, उन बच्चों की 10th मैथ्स पढ़ाती थी। अच्छा। कोचिंग सेंटर में जाके। अच्छा।
फिर वो सब छोड़ते गई, सब कुछ छोड़ दी। फिर ट्यूशन के बहुत बच्ची भीड़ है, 3-4 बैच चलाती थी, 20 बच्चों का मेरा बैच तो रहता सुबह था। आप ये जो स्कूल चल रहा है हाँ, नहर पारा में उधर जाते थे उधर और उसके जाते, बाद शाम शाम के को समय पूरा सब मेरा ट्यूशन? बैच, ट्यूशन का बैच रहता था। जी। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरा, सभी बच्चों को पढ़ाना मेरा पसंद था, काम था। फिर वहाँ भी हम बच्चों के साथ बहुत काम किए। निताशा भाभी जानती हैं, बच्चों से हम मेरा वैसे ही बहुत लगाव रहा। तो बोलती है मैं आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ, निताशा भाभी बोलती है, क्योंकि बच्चों को पाना, 35 स्टूडेंट थे नर्सरी में, सबका एक से एक एक्टिविटी देखना, समझना, उनका मूल्यांकन करना, उन लोग को जो कम है उसको ज्यादा मतलब बैलेंस बनाना। तो भाभी बहुत कुछ सीखती थी। गोदी में कैसे, आप नाक कैसे साफ कर लेते हो बच्चों का? मैं दुपट्टा से भी साफ कर लेती थी, क्योंकि बच्चों का प्यार करना है तो नाक पूरा बच्चे से पोंछते तो पूरा से फैल जाता है यहाँ तक, तो बच्चों को प्यार नहीं कर पाती। तो फिर मैं बच्चों को पहले नाक साफ करती, साफ पूरा साफ सुथ करके प्यार करती थी। तो दीदी दिखती थी निताशा भाभी। और फिर बच्चों का इतना फैल गया वहाँ पे मोहल्ले में कि वही बच्चे 10-10 बच्चे लाते थे। अच्छा। तो हमारा स्कूल का जो प्रताप था ना, नहर पारा स्कूल का, इतना फैल गया था कि कोई स्कूल एडमिशन ले जाओ, कौन से स्कूल से आए, गायत्री शिशु मंदिर से, अरे इनको तो ले लो, बहुत ब्रिलियंट बच्चे आते हैं वहाँ। अच्छा। सब 100% लाते थे सारे बच्चे। तो वो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था निताशा भाभी के साथ। 10 साल मैंने नर्सरी पिपली प्राइमरी पढ़ाया, 10 साल। अच्छा। 10 साल दिए अपनी जिंदगी का। वो 10 साल मतलब मेरे लिए उपलब्धि रहा ना, क्योंकि मैं जुड़ी बाबा जी से, तभी जुड़ी। अगर मैं सोम्या को छोड़ देती तो मेरा मुलाकात पता नहीं कब होता, टाइम लगता लेकिन कब होता। तो वहां पर मैं सोम्या को, इस बीच में बाबा जी वगैरह आते रहते होंगे? बाबा जी आते थे ना। 10 साल का पीरियड है। हाँ, 10 साल। तो कभी बाबा जी से के पास बैठ के बातचीत करी कभी आपने? बाबा जी के पास बैठ के बातचीत नहीं की, बाबा जी को सुनती थी बस सुनते थे। क्योंकि मैंने अपने को मान के रखा था कि मेरी योग्यता नहीं है। अच्छा। तो मैं बाबा जी से बातचीत तो नहीं कर पाती थी, बस सुनती थी किसी को पूछते हुए, तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाता था। बढ़िया। तो बाबा जी जैसे किसी को, अचोटी में आए थे स्कूल का, तो ये लाइफ मेरा हो गया पूरा। इसमें मेरे को बस ये चर्चा, बाबा जी सिलेबस जो 12th 14 तक का जो लाए थे, तब साधन भैया लोग आए थे उसमें, तो सिलेबस दिखाया कि बाबा जी ने सिलेबस लिखा है। तो उसमें ऐसा कुछ सिलेबस हम कैसे देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, मैथ्स का कंटेंट है, साइंस का कंटेंट है, तो वो सिलेबस में तो बाबा जी जो लिखे हैं कि शिक्षा नीति क्या होगी, ऐसा धीरता वीरता उदारता, तो सब हम किसी को पल्ले नहीं पड़ता था वो। मदन भाई बोले कि कितना लाइफ कितना आगे बढ़ गया और ये सब क्या बाबा जी बना के रखे। मुझे भी लगता है बाबा जी को पता है कि नहीं पता कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। सही बात है, कितनी आगे बढ़ चुकी है, एजुकेशन में क्या क्या हो चुका है। बाबा जी क्या लिखे हैं, धीरता वीरता उदारता होनी चाहिए, अंकों को गिना हो, ऐसे ऐसे लिखे थे बाबा जी। सिलेबस मतलब पच ही नहीं रहा था, मतलब हमारी योग्यता नहीं थी, कभी सोचे नहीं हमको सिलेबस पच नहीं रहा है, बाबा जी को पता नहीं, ऐसे हम करते थे उस समय। हमें ज्यादा पता है। तो बस फिर छुट्टी का बाद में आती बाबा जी वाला सानिध्य वाला। हाँ, अभी आते हैं दीदी, इस पे एक चीज और बताइए इस पीरियड में, क्योंकि आप बताएं कि 18-20 साल की आयु में आपका संपर्क हुआ और फिर करते करते 10 साल आपने शिक्षा में दिए। इस बीच में सामान्यतः शादी ब्याह होता है, आपने शादी ना करने का निर्णय लिया, इसका क्या कारण या क्या रहा उसमें? शादी ना करने का निर्णय तो मैंने नहीं लिया, मेरा शादी में ध्यान ही नहीं गया। अच्छा। हाँ, कि मुझे शादी करना चाहिए ऐसा। तो घर वालों ने तो बोला ही होगा। अच्छा हाँ, एक बड़ा पीरियड छूट गया मेरा इस बीच में। हुआ ये था कि पापा का 97 या 98 में कैंसर डिटेक्ट हुआ। अच्छा। पापा को। और हम सब जब से विद्या से जुड़े थे और शिविर की थे, तो हमारा परिवार ना बहुत संगठित स्वरूप ले लिया था, एकदम एक दूसरे का सम्मान करना, मित्रतावश रहना, खूब अच्छा से हम लोग का लाइफ चलना शुरू हो गया था। और पापा जी को कैंसर डिटेक्ट हो गया। पापा मम्मी बताया नहीं किसी को। अच्छा। चुपचाप अपनी कोने कोने में जाके बात करते थे, बच्चों को कैसे बताएं। पर मैंने रिपोर्ट पढ़ लिया था तो मुझे समझ में आ गया कि कैंसर सेल के बारे में लिखा था, बायो वाली थी, तो मुझे पकड़ में आ गया। अब मैं भी अकेले रोती थी कि मैं बहन भाई लोग इतने खुश हैं, क्यों बताऊं, ये दुखी हो जाएंगे। तो 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजरा, लेकिन एक दिन भाई ना पापा से कुछ तेज आवाज में बात कर रहा था, छोटे मेरे भाई। तो मुझे लगा कि एकदम दुख लगा कि पापा का स्थिति ऐसा है, उसको पता नहीं है कैसे बात करके कि हम तो बहुत कुछ ठीक हो गए थे। वो एक बार शिविर भी नहीं आया था एक बार भी। तो फिर ना मैंने बताना चाहिए। फिर मैं एक दिन बैठ के फिर सबको बताई कि पापा का ऐसा ऐसा स्थिति है, बाईपास क्या होता है उसको, जो टेस्ट होता है क्या होता है, बायोप्सी होता है, पापा का बायोप्सी हुआ है और कैंसर इनका हो चुका है करके। सबके सब चुप हो गए।
अब हम लोग आपस में बात करना ही बंद कर दिए थे, अच्छा। क्योंकि सब सहमे से हो गए थे। कोने कोने में एकदम पूरा घर का माहौल ना एक डरावना सा माहौल हो गया था। और दिवाली आने वाला था, अच्छा। कुछ दिन बचा था। पापा भी देखे कि इन लोग को सब पता चल गया है। हाँ। तो पापा फिर बोले अब तो कब बदलना पड़ेगा इन लोग को, इन लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे करके। फिर पापा एक दिन सुबह से उठे, अरे उठो 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 उठो, क्या सो रही, फटाफट चलो चलो चलो। फिर वैसे जैसे पहले थे पापा वैसे हो गए, अरे सब क्या हो गया, सब छोड़ो, ऐसे करोगे, दिवाली आने वाला, घर देखो कैसे पेंटिंग वेंटिंग करना है, चल जाओ यज्ञेश चल जाओ पेंटिंग वेंटिंग लेके आ। चल गया थी, एकदम से आंसू भर गया था। ऐसे बोलते सबको वो किए, खुशहाली का माहौल बना दिए एकदम सबको। अरे क्या डरते हो तुम लोग, ये कैंसर है, ये ऐसी शरीर में है ना, मैं मेरे में कहाँ कैंसर है, क्योंकि पसीर कर चुके थे और अच्छे से। ये तो शरीर में ऐसे भगा दूंगा इसको, चलो भगवान ये सब फटफट ठीक हो जाएगा, चलो 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 उठो उठो। एकदम पूरा माहौल चेंज कर दिया पापा। और फिर गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बायोप्सी कर दिया एकदम, पापा को ओपन कर दिए, मेडिकल स्टूडेंट सारे, और बोल रहे देखो 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 वो देखो दिख रहा है। तो दूसरा सर मेरे को दिख नहीं रहा है। पापा को और मुँह खोलिए और मुँह खोलिए। दूसरे स्टूडेंट आगे जाकर पापा फिर जोर से चमका है, बोले मेरे को क्या समझ रहे हो, मैं कोई मशीन वशीन हूँ क्या, आप लोग ऐसे मेरे को बना के रखे हो। तो नहीं ऐसा सर, देखना तो अब डॉक्टर एक ही देखेगा ना, इसके सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, ऐसा आप मरीज को समझते, मानव समझ रहे हो कि क्या समझ रहे। पापा अच्छे से बोलते थे और उनको डांटे। ये बोले ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, ऐसा ऐसा होगा, क्या होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा क्या। तो ठीक तो होने का चांस नहीं है, तो मैं क्यों ट्रीटमेंट कराऊं। नमस्ते करके डॉक्टर, पापा जी डॉक्टर तो आ गए इधर। अच्छा। फिर आने के बाद फिर बाबा जी के पास हम गए। बाबा जी के पास बाबा जी ने बहुत अच्छा समझाया कि आप तो बायोप्सी करवा ली हो, पर फिर भी मैं एक प्रयास करूंगा, बाबा जी बोले। तो फिर मामा जी, मेरी मामा जी डॉक्टर MBBS है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो पापा उनके साथ फिर अमरकंटक गए बाबा जी के पास। और फिर बाबा जी, मामा जी को जो डॉक्टर है उनको समझाया कि मैं इनका ट्रीटमेंट कैसे करने वाला हूँ। अच्छा। उसको समझ लीजिए करके। तो बहुत डिटेल में बाबा जी ने उनसे बात की। अच्छा। और ऐसे मैं प्रयास करना चाहता हूँ, अपने बायोप्सी तो करवा लिया है। हाँ। फिर भी मैं एक रिस्क लेना चाहता हूँ। तो मामा जी सुन के बहुत स्तब्ध रह गए। आप तो बात बहुत सही कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कौन से बाबा जी के पास ये लोग जा रहे हैं, पर बहुत अच्छा लगा आपका ट्रीटमेंट का समझ के। जब भी कुछ भी अगर चमत्कार होगा तो मैं पूरे मेडिकल में डंका बजा दूंगा, ऐसे बोल के फिर वहां से बाबा जी का मेडिसिन वगैरह लेकर के हम वापस आए थे। मैं नहीं गई थी। तो फिर उसके बाद बाबा जी का ही ट्रीटमेंट चलता था, गोली आता था। और पापा जी का ट्रीटमेंट बाबा जी से। तो बाबा जी को पापा लेके भी गए थे ड्राइविंग करके। अच्छा। अमरकंटक लेके भी गए थे बाबा जी का आना। और पापा को कैंसर था, ऐसे धीरे धीरे वो बंच में ऐसे फूलने लग गया था, गले का कैंसर था। तो पापा ऐसे गले में मतलब उसमें अंजनी बह कर फिर ज्वाइन कर लिए थे कि कुछ काम तो करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए करके। तो अंजनी बह के फैक्ट्री में पापा जाने लग गए थे। और भटगांव चालू किए थे जो है। तो भटगांव में पापा पूरा खेती को संभालना, टमाटर उगाना, ऐसा कर रहे थे। पापा भी जाते थे वहाँ पे। तो पापा ना ऐसे गले में ऐसे जाना बंद कर दिए थे, ऐसे लपेट के घूमते थे बाहर। सुबह 5 बजे उठने का नियम था, वॉकिंग करते थे। अरे श्रीवास्तव साहब कई लोग मिलते थे, आप आजकल काम में जाते नहीं, आजकल आप टहल रहे हैं। अरे यार क्या बताओ, ये देखो मुझे कैंसर हो गया। पापा तो एकदम सारी मजाक से, अरे बाप रे। दूसरा आदमी एकदम सीरियस, पापा जी एकदम, अरे डरने की क्या बात है, कैंसर हुआ है, मैं तो खुश हूँ, मस्त हूँ, ऐसे टहलते थे पापा। तो कभी भी इसको पापा दर्द के नाम से कभी ऐसे बैठे हैं, ऐसे कभी पापा उदास कभी नहीं रहे, हमेशा फिट फाटा से रहते थे पापा। और हम लोग बोलते थे क्या ऐसे मुंह लटका के बैठी है। तो किस वर्ष में उनका डिटेक्ट हुआ था ये? 97-98 में हुआ। 97-98 ठीक। नहीं 99 में, 99 के आसपास। 99 के आसपास, ठीक। क्योंकि 4 महीना पता चला और 4 महीने की लाइफ थी पापा की। अच्छा। तो वो हुआ, डिटेक्ट हुआ। उसके बाद फिर हम लोग का जॉब बाहर लग गया था, मेरा और मेरी बहन का एक प्रोजेक्ट वाला जॉब लग गया था। अच्छा। तो पापा हम लोग को कभी भेजते नहीं थे बाहर। पहली बार बोले जाओ बेटा बाहर जाओ, मतलब कुछ सीखेंगे इन लोग ऐसा। छोटी बहन और मैं, सबसे छोटी बहन मैं, हम लोग चले गए। कितने भाई बहन हैं? 4 बहन और एक भाई। पापा सिर्फ एक बहन का शादी कर पाए थे। अच्छा। बड़ी वाली बहन का शादी हो चुका था। और उसके पहले कैंसर का पता नहीं था। और हम लोग 3 लोग थे। मैं सेकंड नंबर की थी, मेरे बाद 2 बहन और थी और एक भाई भी था। तो बस एक बहन का शादी किए थे। और गायत्री बहन? नहीं बड़ी, मेरे से बड़ी दीदी, मेरे से बड़ी दीदी है, उनका शादी हुआ था। तो पापा बोले कि क्या बता रही थी मैं, यही क्रम हमने मूल क्वेश्चन तो वही था कि विवाह के लेके जो था, फिर आपने उसमें ये बताया कि
पिताजी को कैंसर हो गया था, 4 महीने बाद चले गए। हाँ हाँ ठीक। आपको जो जॉब पे आप दोनों जॉब जाने जॉब लग के लिए गए। पुश कर दिए हम लोग हाँ, को, तो हाँ, दोनों हम लोग बाहर चले गए। तो हाँ, बस घर में रह गई गायत्री बहन। तो हाँ, गायत्री बहन पापा का पूरा सिर्फ उसमें कैंसर हो चुका था पापा को, हाँ, तो पापा का पूरा सेवा गायत्री करी। तो मम्मी और गायत्री और यज्ञेश इन्हीं लोग करते थे। तो वहाँ से पापा लगातार रोज फोन में बात करते थे और लेटर लिखते थे, बेटा छोटी बहन का ध्यान रखना। ऐसा से मतलब लेटर पापा का राइटिंग में बहुत मोती जैसे राइटिंग था और बहुत अच्छे विचार थे उनके। उनके विचार लिखा अभी तक रखा है हमारे पास डायरी में। वो लिख लिख के भेजे थे, बेटा छोटी बहन का ध्यान रखना। अरे वो तो बेचारी बुद्धू सी है, उसका थोड़ा ध्यान रख लिया करो, ऐसे करके मेरे फोन में। तो आप बता रहे थे घटनाक्रम परिवार का उस प्रश्न के उत्तर में कि विवाह को लेके आपका कैसा रहा, क्या परिस्थिति बनी। तो पिताजी को कैंसर हो गया था और फिर वो बाबा से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन वो हंसमुख रहे इस पीरियड में, पूरा उत्साह बनाए रखे। हाँ, कभी मतलब बीमारी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिए जी, कि कैंसर जैसे बड़ा बीमारी सब दहशत में रहते हैं। जी। पापा को देख के कभी लगा नहीं कि उनको कैंसर हुआ है। सभी लोग हम लोग को भी बहुत रिलैक्स कर दिए थे कि शरीर में बीमारी है बेटा, ऐसा बता के कि वो तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, उसको हरा दूंगा कैंसर को। तो हम भी सब रिलैक्स होकर के नॉर्मल हो गए थे। अच्छा। तो मैं छोटी बहन दोनों निकल गए थे बाहर, प्रोजेक्ट वर्क जो था हमारा। तो NFHS का सर्वे था एक स्वास्थ्य को लेकर के, तो WHO वाला, तो उस पर हम लोग गए थे थोड़ा सा ट्राई करने के लिए। अच्छा। BSc करके जस्ट निकली थी मैं भी, तो एक जॉब ट्राई करने के लिए पापा ने अवसर दे दिया था निकलने के लिए। गायत्री पूरा सेवा करते रही पापा का। और इस बीच हमारे जो भैया लोग थे, सोम भैया, BR भैया, अंजनी भैया, वो बिल्कुल भैया ही लोग थे सारे, ऐसे बिल्कुल एज ए ब्रदर ही सारा पापा ही मानते थे और सभी करते थे हेल्प कि मेडिसिन जो बाबा जी की तरफ से आता था, बाबा जी ने बोला इसको गाय के देसी घी में खाना है। अब गाय का देसी घी हमको कहाँ से उपलब्ध होगा, पर कब किसके परिवार से घी आ जाता हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे पास हमेशा 1 किलो घी आ जाता था। और समय से, और पापा जी को घी से ही पापा को मेडिसिन देते थे। और पापा दवाई भी एकदम स्वीकृति के साथ मुस्कुरा के खाते थे। मतलब पापा दवाई को दे बेटा ऐसे उदास होकर नहीं खाना चाहिए कभी भी, औषधि है ये, हमारे शरीर को ठीक कर रहा, तो बहुत मुस्कुरा के दवाई को खाते थे पापा। तो ट्रीटमेंट चलता रहा। तो बाबा जी की दवाई से दर्द पे तो काफी हासिल हो गया था, मतलब कि जीत गया था कि दर्द पापा जी को उतना परेशान नहीं करता था। फिर भी और पापा एक तो शिविर कर लिए थे, तो पापा जी शरीर और जीवन को ना खूब अच्छे से देख रहे थे। बोलते हैं ये दर्द मेरा शरीर में हो रहा है। तो हमेशा वो हम लोग जैसे पापा के पास बैठे थे तो मुस्कुराने लगते थे, वो कभी भी ऐसे उदास मुंह बनाते ही नहीं थे। फिर जो डॉक्टर सिंघानिया जी थे वो बोल दिए थे कि आप लोग जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हो ठीक है, आप औषधि ले रहे हो, आयुर्वेदिक करवा रहे हो, पर इनकी लाइफ 4 महीने की है। अच्छा। और लास्ट स्टेज में ऐसा होगा कि ब्लड फेंकेगा और वो समझ जाओ अंतिम समय आ गया, यह मान लेना। ऐसा वो बोल दिए थे। इतना हम तो नहीं सुने थे, मैं तो बाहर थी। फिर लास्ट चौथे मंथ में ही हम लोग वापस आए। तब पापा जी अपने को रायपुर से उठा के गांव में हमारे एक बुआ के लड़के रहते हैं, बड़ा बड़ा सा उनका खेती खलिहान जमीन है वहाँ पे। पापा अपने को वहाँ ले गए थे। अच्छा। बोले मेरे को लेके जाओ यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ करके। बोले पापा जी पहले से देख लिए थे कि यहाँ पर अगर बरसी तेरी होगा तो ये लोग बच्चे लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे कुछ सोच लिए थे पापा। अच्छा। प्री प्लान रहता है ना लोगों का, हमको पता नहीं चलता। तो पापा वहाँ ले गए थे, तो सब भैया लोग वहाँ भी थे। तो वहाँ पर सब दवाई भी घी भी आता था हम लोग के पास। तो लास्ट समय था, पापा बेड में थे और हम लोग फिर जब लौटे तब पापा का ना शरीर बहुत सिकुड़ छोटा हो चुका था, है ना। और सारा जो शरीर भी सिकुड़ गया था, क्योंकि ये सारा खाना तो कैंसर सेल खाता है, बोलते हैं ऐसा। तो वो साइज जो है काफी बढ़ चुका था। और जब हम लोग ला करके उनको दिए पैसे वैसे जो भी हम लोग कमा के लाए थे, सारा चीज पापा को पकड़ाए, अच्छा लगा हम लोग भी। पापा एकदम खुश हो गए और बोले तुम लोग बेटी नहीं बेटा हो अब मेरे। मैं एकदम निश्चिंत हो गया। मम्मी को बोले मैं बहुत निश्चिंत हो गया, इन लोग सब कर पाएंगे, मैं बस ऐसे, मैं तो बस इन लोग को संस्कार देता रह गया बेटा, ऐसे बोले पापा हम लोग को। और पैसा कमा के कभी नहीं दिया, पूंजी नहीं दिया, पर मैं संस्कार दिया हूँ, ऐसे बोले पापा। और फिर खुश हो गया, एकदम आंसू निकलने लग गया। हम लोग भी अच्छा लगा। फिर हम बोले पापा ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ऐसे लोग ऐसे बोले पापा को। तो हाँ बेटा वो तो ठीक हो जाऊंगा, ऐसे बोले पापा। फिर हम लोग सेवा कर ही रहे थे। अब वो सब चारों को, सब बच्चों को देख चुके थे। वो बड़ी दीदी को नहीं देख पाए थे, बड़ी बहन नहीं आ पाई थी। तो पैर ही दबा रहे थे
पापा का हम, हम्म, तो पापा का दबाते दबाते ना जैसे पैर अजीब लगने लग गया हमको, अच्छा। कि शरीर में जब आत्मा रहता है ना तो फीलिंग अलग आता है पैर का। हाँ, और पैर दबाते दबाते ऐसा लगा जैसे कुछ निकल गया हो अंदर से। अच्छा। तो एक जैसे कोई पत्थर को पकड़े है वैसे फीलिंग है, अजीब चीज को पकड़ना और पत्थर को पकड़ना हाँ, वैसे फीलिंग। अरे क्या चीज लग रही, ऐसे कैसे अजीब तक लग रहा है, जैसे खोखला सा हो गया हाथ। तो देखिए पापा को, पापा है कि नहीं थे, पापा नहीं थे, मतलब पापा का शरीर शांत हो चुका था। अच्छा। खूब चिल्लाया पापा पापा पापा, खूब चिल्लाए, मेरे भाई दोनों पकड़े थे। कुछ लगा क्या? हाँ मेरे को भी लग रहा कैसे अजीब सा लग रहा है पैर। तो खूब चिल्लाए पापा, तो जा चुके थे। फिर भैया को बुलाया हूँ, भैया पापा का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भैया आके ना चेस्ट में खूब जोरों से पंच किए। और क्या वो मंत्र वंत्र वाले थे, वो मंत्र शक्ति वाले थे, डंडा वंडा को क्या क्या ला के सिरहाने में रखे, और फिर मामा मामा बोल के वो भांजे थे तो दबाए। तो पापा का शरीर ना एकदम उठा और ऐसे प्राण वापस आया झटके से एकदम। अच्छा। अरे ऐसे करके ऐसे उठ के ऐसे गिरे। हाँ, और एकदम वापस आ गया प्राण पापा का। अरे वाह। तो एकदम वो चमत्कार देखिए कि नहीं था, फिर आ गया। अच्छा। उसी समय पापा का ना ब्लड फेंकना चालू हो गया था। तो हमारे आने के पहले ना वो ब्लड जो निकल रहा था फव्वारा, तो बाबा जी का उस समय लैंडलाइन था। हम लोग किसी पास मोबाइल तो उस समय था नहीं, तो हम लोग लैंडलाइन से बाबा जी से बातचीत करते थे। और साधन भैया से बात होती थी, बाबा से डायरेक्ट बात होती थी या साधन भैया से। तो बाबा जी से बात हुई मेरी, तो बाबा बोले कि ब्लड का टेस्ट करवाने भेजो, और ब्लड अगर खराब निकलेगा तो ठीक बात है, और ब्लड अगर सही प्योर ब्लड निकल रहा है तो फिर सोचने वाली बात है, ऐसे बोले। तो गायत्री और भाई दोनों निकल चुके थे रायपुर के लिए, क्योंकि हम लोग कांकेर में थे। अच्छा। और फिर दोनों निकल गया, फिर मैं थी, अब बाकी सब डर रहे थे ब्लड को देख करके, ऐसे फव्वारा निकल रहा था पापा। तो फिर मैं ही बाल्टी से पापा का ब्लड को ले रही थी। काफी आधा बाल्टी भर चुका तो बंद नहीं। बाबा जी को फिर फोन किया, बाबा ब्लड बंद नहीं हो रहा है। तो बाबा जी बोले कि स्फटिक डालो उसमें। कितने पैकेट स्फटिक में डाल दी, लेकिन वो फेंक फेंक के निकल रहा था। फिर मुझे सिंघानिया जी की बात बार बार दिमाग में चल रहा था कि अंतिम समय हो गया करके, एकदम मन में लग रहा था दर्द सा। फिर पूरा ब्लड को, पापा जी कॉन्शियस में थे, वो बोले कि इस तरह से बोल रहे थे कि ऐसी जगह फेंकना, कुत्ता मत खा ले। मैं समझ गई, अच्छा ठीक है पापा सही जगह फेंकूंगी, कुत्ता नहीं खाएगा। ये तो कुत्ता क्या, मांस को देख करके वो ब्लड गिरती क्लॉटिंग हो जा रहा था उसका ना। ठीक बात। तो फिर मैं जाके गड्ढा खोद के डाली उसको, फिर आके बताइए। पर पापा एकदम अपना बोलने का आवाज थोड़ा कम हो गया था, ब्लड काफी निकल चुका था। उसी दिन शाम को एक पेरेंट आए थे, पेरेंट मतलब कि कोई फैमिली का मेंबर आया था दूसरे परिवार से। वो बोले कि मैं सुना हूँ आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कर पापा के पास बैठ गया वो, और फिर बोला कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो पापा ऐसे बोले, तो मेरी पत्नी को भी कैंसर है, ऐसे बताया। दुखी होके बैठा था। पापा फिर बोले क्या यार, पापा फिर बताने हंसी हंसाने वाले, क्या यार ऐसे मुंह लटका के बैठे जैसे तेरे को कैंसर हो गया है। पापा ऐसे बोले उसको, अरे साहब कैसे बोलते हो, तो ऐसे क्यों मुंह लटका के बैठा है, ऐसे मुंह लटकाओगे तो क्या मैं अपनी पत्नी को उठाओगे, कैंसर शरीर को हुआ है, आप कैसे मुंह लटका के बैठ सकते हो, और आपको क्या हुआ, आपकी मुंह लटका ली हो। इतना फिर क्या क्या पापा जी बोल के उसको खूब हंसाया, देखो मेरे को देखो। और फिर खूब हंसाए, बोले एकदम मन को खुश रखो, अच्छी बात करो, ऐसे सब पापा बहुत सारी चीजों को सिखाए। खूब ठाका लगा के हंसा वो आदमी, पहली बार बहुत दिन के बाद हंसा हूँ करके। फिर चले गया। उसी दिन शाम को 7 बजे पापा का शरीर फिर नहीं, जब गायत्री और वो दोनों ब्लड टेस्ट लेके आ गए, और फिर उनसे बात हो गई कि रिपोर्ट ठीक है नहीं है, उसके बाद पापा जी का शरीर फिर शांत हो गया। क्या था ब्लड? वो ब्लड मतलब कि प्योर ब्लड निकल रहा था पापा। अच्छा। वो खराब ब्लड नहीं निकल रहा था। तो फिर पापा सच में, फिर जब मेरी बुआ आके सिरहाने में बैठी थी, पापा जी का अंतिम समय आ चुका था, और पापा से मैं बैठी थी, बात करी थी। बोली बेटा जब मैं चला गया था ना, तो मैं देखा ऊपर में अलग ही दुनिया है, मतलब बाहर जाके देखा। अच्छा। तो बताना शुरू किया था, हम अवॉइड कर रहे थे। पापा बोले अलग दुनिया, वहां पर भी ना एक नेता होता है, कोई ज्यादा समझदार होता है, कम समझदार होता है, वहां भी ऐसी चर्चा होते रहती है। ऐसे पापा बताए कि ऐसी वहां भी कोई नेता होता है। अच्छा। मैं सबसे मिला, बहुत लोग से मिला, ऐसे बता रहे थे पापा। तो हम लोग सोचे अनकॉन्शियस पापा कुछ ही बोल रहे हैं, ऐसे ध्यान नहीं दिए, मतलब ऐसे कर देते ना, तो ध्यान नहीं दिए थे पापा। इसमें वो वहां की बात करते थे, दूसरे लोग की बात करना शुरू कर दिए थे। वहां से जैसे रिटर्न आया इस टाइप से। फिर वो बुआ बोलती थी कि अब आंख चढ़ गया है पापा का, अब क्या अर्धचंद्र बोलते हैं, अर्धचंद्र लग गया है, अब वो जाने वाले हैं बेटा, आप लोग सब बैठ जाओ। हमारी बुआ भी ना बहुत मजबूत, पप्पा जैसे मजबूत इंसान थे वो भी।
अंतिम समय में क्या बोलना है, कितनी अच्छी बातें करना बुआ को अच्छी तरह से आता था। अच्छा। तो पापा का नाम बचपन में बब्बन था, हम्म तो बोला बब्बन तो सबको पूरा काम पूरा कर दिया है, सब बच्चों को पूरा खड़े कर दिया है, ऐसे कर दिया है, तो बहुत अच्छा काम किया है बेटा। बेटा बोल रही थी पापा को छोटे थे, तो बहुत अच्छा काम कर दिया बेटा, निश्चिंत हो जा, तू आराम से जा, तो जब सब कुछ पूरा कर लिया, हर चीज पूरा किया बच्चों का, बच्चों के लिए पैसा धन संचय नहीं किया तो क्या किया, तो बच्चों को इतना संस्कार दिया है बेटा, जैसे पापा को खूब प्यार। हम लोग बुआ के ऊपर गुस्सा, बुआ क्यों पापा को मार, पापा थोड़ा ना जाएंगे अभी, तो बुआ के ऊपर गुस्सा था। लेकिन बुआ का देखिए हम लोग की बहुत बड़ा हिम्मत था, पापा को बहुत रिलैक्स करी वो जाने के लिए, उनको हेल्प करी, मतलब कि तुम पूरा कर चुके हो काम, तो पापा एकदम आराम से फिर चले गया मतलब गुस्सा। तो इसका प्रभाव आपके उसमें क्या रहा? हाँ, प्रभाव ये रहा कि पापा जो थे ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि पापा ना मृत्यु को भी ना सहज रूप से लिए, मतलब मृत्यु कोई दुख भरी चीज है ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ी दुखाली चीज नहीं है। पापा जो जो बोल के गए, बस हमारा ध्यान पापा का शरीर की तरफ गए नहीं, पापा का जीवन की तरफ चले गए, पापा हम क्या क्या सिखा चले गए। तो हम लोग ऐसा रोना धोना खूब रो रहे हैं, धो रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग मचाया। हम लोग एक आत्मा चले गई है और बहुत कुछ सिखा के गई है, बस इसी रूप में हम लोग थे, एकदम नॉर्मल थे हम लोग सब भाई बहन जी। विद्या में आने के बाद खूब नॉर्मल ट्रीट किए। अब क्या करना है आगे का स्टेप? ये किस वर्ष में हुई घटना? ये 99 में हुई। तब तक अंजनी भैया सारे भैया लोग आ चुके थे। अच्छा। यहाँ पर काकिर। आपकी आयु क्या रही इस वक्त? मेरी उस समय रही, समझो पढ़ाई मेरे ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, तो 21 वर्ष हो गया होगा। 21-22 वर्ष। ठीक। सभी लोग आ गए थे, और इसे दीदी अर्चना दीदी भी आ गई थी, सभी लोग आ गए थे। तो उसके बाद आपका मतलब रायपुर में अब आप लोग कुछ काम वगैरह करने की सोच लगे? फिर उसके बाद हम सब कुछ कार्यक्रम निपट गया हमारा। अंजलि महलन बोले बेटा चिंता मत करो, जो भी होगा हम सब लोग हैं ऐसा, क्योंकि पापा तो कोई धन संचय करके गए नहीं थे, और हम किराए के मकान में थे, 5 वर्ष का किराया हमारा पेंडिंग बचा था। अच्छा। और कोई जॉब में नहीं था हम लोग सब। मैं सुन रही स्कूल में, वो तो ऐसे ही बिल्कुल पढ़ाने का शौक वाला, किसी का जॉब नहीं था, दीदी का शादी हो चुका था, तो हम बच गए, 3 बहन 1 भाई बचे हुए थे। फिर हम मकान में वापस आए, तो 1 महीना तक हम चुप चुप एक दूसरे को देखते थे, मम्मी भी अपनी चुप पड़े रहती थी, और हम सब मनुष्य जैसे मतलब दुखी अपने अपने कोने में दुख मनाते रहते थे, पापा को याद करते रहते थे। फिर अचानक हमको क्लिक किया कि क्या कर रहे हैं हम लोग। सब बैठे बातचीत किए, अब हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, ऐसे कब समय निकालेंगे, हम लोग फटाफट निर्णय लिए, अब हम लोग कुछ काम ढूंढते हैं और कुछ खड़े होते हैं। ये सब लोग डिस्कस किए, और फिर हम लोग काम ढूंढने लगे। सबको गायत्री को जॉब लग, जबलपुर में जॉब लग गया, वो आंगनबाड़ी की ट्रेनर बन गई, तो वहाँ चले गई वो। मैं अपना वापस स्कूल टीचरशिप करने लग गई, और फिर ट्यूशन पढ़ा दी मैं अपना। भाई का भी अंजनी भैया के उसमें जाने लग गया कि थोड़ा जब तक जॉब मिले तब तक मेरे पास आ जाओ, बोले अंजनी भैया, वो जाने लग गया। ऐसे हम लोग धीरे धीरे स्टैंड हो गए और अपना करें। हम लोग के भाई बहन में इतना बॉन्डिंग पप्पा करके चले गए थे कि हम भाई बहन की बॉन्डिंग अभी तक बहुत मजबूत है, मतलब एक दूसरे के प्रति मतलब इतना हम लोग का सम्मान है, श्रेष्ठता को देखते हैं, एक दूसरे को पहचानते, एक दूसरे की बात बहुत सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं। हम लोग का बॉन्डिंग हम लोग को खड़ा कर ले गया। अच्छा। मतलब 20 महीने का किराया बाकी था उस मकान का, हम लोग 1 रुपया भी किसी से हम लोगों ने दिया नहीं अभी तक। शादी भी कर ली उसके बाद 2। अब मुझे ऐसा लगा, जैसे भाई को लगा कि मैं लड़का हूँ, मेरी जिम्मेदारी, तो वो जिम्मेदार बन गया, जबकि मेरे से 2 के बाद भाई का है, वो बड़ा भाई बन गया। अब हम लोग तो बड़े भाई जैसे ट्रीट करते थे, वो छोटी बहनों को जैसे हम लोग को मानता था। और मैं सोचती थी कि मेरी भी जिम्मेदारी की इन सबकी शादी पहले हो, मेरी अपनी शादी तरफ ध्यान ही नहीं गया। अच्छा, ऐसा हो गया, तो जिम्मेदारी आ गया। कोई भी रिश्ता आता था तो मैं सोचती थी, मेरे लिए नहीं आता, मेरे लिए था। मैं सोचती थी गायत्री के लिए ठीक रहेगा, ये गीता के लिए ठीक रहेगा, ऐसा सोचती। सब आते थे कि दीदी हम आपके लिए बोल रहे हैं। मैंने कि नहीं, मैं भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि भाई बहन दोनों हैं, उसकी जिम्मेदारी को कौन करेगा। मम्मी मेरी बहुत सीधी, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, बस जिम्मेदारी की तरफ करना, भाई भी जिम्मेदारी। तो मैं और मेरे भाई की शादी रुकी हुई थी। अच्छा। आता प्रस्ताव आता था, अभी तक प्रस्ताव आते ही रहता है, पर मैं तो बिल्कुल बोल दी हूँ कि मेरा लक्ष्य से शादी हो चुका है। अच्छा। मेरा जीवन लक्ष्य जो है शिक्षा है, तो अगर लक्ष्य नहीं बनाओगे तो तुम शादी की तरफ ध्यान जाएगा तुम्हारा। तो ठीक है, उस समय था तो मैं मना कभी किसी को नहीं की, अवॉइड भी नहीं की किसी को, बात हमेशा करती थी, ठीक है प्रस्ताव ले आओ। बातचीत के दौरान पता चलता था कि शायद उसको डिस्टर्ब हो सकता है मेरे लक्ष्य को चुनने से, तो वो प्रस्ताव रखने से वो ऑटोमेटिक हट जाना होता था। तो आपका लक्ष्य क्या बन गया था उस वक्त?
शिक्षा में काम करना, शिक्षा में उतारना है उसको। बाबा जी अच्छा। बोले थे अच्छा। कि हमारी शिक्षा में उसको उतारना है, तो मैं बोली हम्म। मेरे को पूरा समझना है हम्म। और बस यही काम करना है, क्योंकि मेरे को जो जो तकलीफ हुई अपनी लाइफ में, जैसे पहाड़ टूट रहा है, ये दुख पहुंचा, इसको कैसे हम लोगों के अंदर डालें। फिर स्कूल में जो टीचर जिस तरह से ट्रीट करती बच्चों को कितना सुंदर खुशहालीपूर्वक पढ़ाया जा सकता है, वो चीज डालना, फिर ये व्यवहार शिक्षा को लाना, ये सब चीज मेरे को लगा कि करना चाहिए इसमें काम। बढ़िया। तो मैं तब से सोचने लग गई शिक्षा को लेकर के, अब स्कूल कैसे खुलेगा, कौन खोलेगा, ये चल रहा था दिमाग में। तो शिक्षा को समझने के लिए क्या क्रम बना आपका? कुछ शिविर वगैरह किए, अध्ययन किया, क्या किया? हाँ, शिक्षा के क्रम में फिर ये हुआ कि अब मुझे लग गया कि अध्ययन करना चाहिए। हाँ। तो फिर ये कब तक हो गया का निष्कर्ष, किस वर्ष तक? निष्कर्ष ये निकला मेरा, जैसे नीताशा भाभी के स्कूल में हम लोग साथ साथ थे, तो स्कूल में तो पढ़ा ही रही थी मैं, पर मुझे और कुछ अच्छा देना है बच्चों को, क्योंकि हम वही ABCD पढ़ाते थे बच्चों को दबाव डाल डाल के, और बहुत ही अच्छा, मतलब पढ़ाने में बहुत अच्छा था कि हम 100% तक ला देते थे बच्चों को, सब खुश थे पेरेंट्स। पर बाबा जी का जो बातचीत सुनते थे वो कुछ अलग चीज है, ये कुछ अलग चीज, दोनों में अलग दिखता था, अंतर दिखता था, ये क्या चीज है। तो फिर जब बाबा जी बोलते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बचपन से ये शिक्षा, सही बात है, बचपन से मुझे मिलती तो मैं पापा से इस तरह से बातचीत नहीं करती ना, कितना लाइफ हम ऐसे ही दोषारोपण में निकाल दी मैं, वो भी कितना मजे ही में जी लेती। और अब कितना कम समय, पापा 4 महीना रहे चले गए, तो वो जब जीने का समय है तो पापा चले गए, ऐसा तो वो हम कितने खुशहाली पूर्वक जी सकते हैं। क्या बता रहे थे भैया? आप बता रहे थे कि कैसे शिक्षा के अंदर बात को लाना है, शिक्षा के अंदर है ना, जो आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर, और आप अपनी जो चीजें देखें कि समय अगर बचपन में मिलती अगर आपको, तो आप और बेहतर हम परिवार में जीते। तो ये चीज मुझे दिमाग में चल ही रहा था कैसा होगा करके, और हमेशा बाबा जी का 10 दिन आना यहाँ पर था, ये छोटी में, तो मैं किसी भी तरह से समय निकाल के, वो 10 दिन बाबा जी का था, तो रोड भी उसमें अच्छे नहीं थे छोटी के, तभी से मैं स्कूटर से आती ही थी, और बाबा जी के पास भले मैं बैठती नहीं थी ना क्वेश्चन करती थी, पर मैं बैठती थी वहां पर आकर के, बाबा जी को सुनती थी कि कुछ आगे दिशा बढ़ रहा है कि वहीं पर बैठा हुआ है, कुछ आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ होगा कि नहीं, ऐसा सोचती थी। तो बस बातचीत बाबा जी से था, बाकी लोग सब सिंपल क्वेश्चन भी, जैसे कि मैं लड़कियों वाली अगर देखेंगे, लड़कियों में यंग में हम ही लोग थे, उसमें यंग लड़कियां बहुत कम जुड़ी हुई थी, तो मैं गायत्री और 2-3 लोग और थे, बाकी सब भैया लोग थे बहुत सारे, और भाभी लोग थे सारे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भाभी लोग करते थे, मैं बोलती थी लोग अच्छे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं, आपको खुद मन नहीं होता था? और मैं अपने को मानती थी क्वालिटी नहीं है, और मैं बाकी भाभी लोग एकदम सामान्य, जैसे बाबा जी हैं, दादाजी हैं, ऐसे पिताजी जैसे बातचीत करते थे, बाबा जी ये कैसे होगा, बाबा जी मेरा पेट बड़ा हो गया कैसे होगा, तो बाबा जी वो भी सब आंसर, बाबा जी का स्वभाव इतना सरल था कि बाबा जी सिंपल क्वेश्चन को भी कभी नहीं बोले कि मैं इतना ज्ञानी आदमी, ये क्या क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो बाबा जी उसका भी आंसर देते थे कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। बाबा जी मेरा कल, मैं बोलती थी बाबा जी मेरा कल बर्थडे है 5 तारीख को, तो मैं इडली बनाऊंगी आपके लिए, इडली लेके आऊंगी। बाबा जी बोले अरे वाह, इडली लेके आओगे, उसको अच्छे से फेंटना, अच्छे से फेंटना, जितना फेंटोगे ना उतना फूलेगा। तब बाबा जी को देखती थी कि कितने सरल व्यक्तित्व, अभी हम समझे नहीं थे बाबा जी क्या चीज है ना, बस इतना था कि खूब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके पास बैठना, उनका सानिध्य बड़ा अच्छा लगता था, बस इतना ही था। और फिर मैं सोम भैया लोग को पूछते हुए देखती थी सबको, तो मैं सोचती थी कितना मैं ऐसी उन्हीं साइंस को लेकर आप लोग डिस्कशन करते रहते थे, मेरी भी साइंस से पकड़ अच्छी थी उस समय, तो मैं सोचती थी मैं भी ऐसी डिस्कशन कब करूंगी, मेरे अंदर कब वो क्षमता आएगी, तो वो चीज मेरा निकलते चला जा रहा था, और बाबा जी का एज बढ़ते चला जा रहा था, और बस मुझे भय लगता रहता था कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाऊंगी क्या बाबा जी से, और बाबा जी चले जाएंगे, ऐसा होगा क्या, पसना रहती थी। फिर मेरे को सुनाई देता था बाबा जी 10 दिन की फिर छुट्टी आ रहे हैं, मैं निकलने की कोशिश करती, निकल नहीं पाती थी, कई बार ऐसा होता था कि मैं बाबा जी चले भी गए, अच्छा 10 दिन आके चले भी गए, और मैं एक भी दिन बाबा जी के पास बैठ नहीं पाई, फिर वो भी मेरे को अंदर अंदर सोचते रहती थी कि मैं कुछ पा पाऊंगी कि नहीं पा पाऊंगी। इस वक्त आप अपना स्कूल में पढ़ाना, ट्यूशन करना इसमें लगी थी, पर मेरा पूरा ध्यान इधर था, इसको समझना है, मेरा जिंदगी की क्लास ये बना रखी थी, पर कार्यक्रम वहां पर कुछ और चलते थे, और वहां से आने में भी दिक्कत, कहाँ जा रही है, छुट्टी जा रही है, क्यों जा रही है, अब मैं भी कुछ आंसर मस्त दे नहीं पाती थी कि इसलिए जा रही हूँ, बस मिलना है बाबा जी 10 दिन का, तो आते रहते हैं ना 10 दिन के, तो फिर चले जाना अगली बार। पर मेरे को लगता था कि मैं उपयोग कर पाऊँ, अब मैं कर नहीं पाती थी, पर मैं आके बैठती जरूर थी, ऐसे करते करते मेरे को लगने लगा कि अब मैं कुछ समझना चाहिए मुझे। फिर वहाँ चले गए स्कूल को, मैं बोली स्कूल छोड़ दी, मैंने वहाँ भी 10 साल हो गया, अब मैं स्कूल नहीं आ सकती पढ़ाने के लिए, मेरे को ये पढ़ाने में सुख नहीं मिल रहा था, ABCD और
फिर पीपीओ में गिनती काउंटिंग, हम्म, मेरे को कुछ चीज समझना ऐसे खालीपन लगने लग गया, तो मैं स्कूल छोड़ दी। अच्छा। दासा भाभी को बोल के मैं स्कूल नहीं आऊंगी करके, मैं अब जाऊंगी समझूंगी इसको, छुट्टी आ गई मैं। अच्छा। मम्मी को बोली मम्मी मैं 1 महीने के लिए छुट्टी जा रही हूँ। अच्छा, मम्मी मेरी ठीक ये थी। कब की बात है? ये हो गया 99 ना, 2000 की बात की, मतलब 3 4 की बात है शायद, 3 4 अच्छा। 5 के आसपास की बात है। तब मैं आ गई इधर, और उस समय ना अध्ययन शिविर तो चालू ही नहीं हुआ था, अध्ययन शिविर क्या है किसी को पता नहीं था। हाँ, पर मैं सोची कि मानव व्यवहार दर्शन एक बुक निकली थी उस समय, तो मुझे लगा कि नाम सुन के बड़ा अच्छा लगा, मानव व्यवहार दर्शन। तो ऐसा लगा कि शब्द इतने सरल सरल है, अंदर भी बहुत सरल होगा। तो पहले ये है जो क्या जो है ना कि आदर्शवादी बनाम वो जो लिखे है बाबा जी, पहला लाइन, वो पहला लाइन ही नहीं पच रहा है मेरे को। और मैं इतना बुक रो रो के पढ़ती थी कि कितनी कितनी गधी हूँ मैं, मतलब पढ़ाई में, कि इतना लाइन मेरे को पच क्यों नहीं रहा है। फिर डबल टिबल कई कई बार उस लाइन को, बस पहला लाइन को ही पढ़ते रहती थी, पहले ही नहीं घुसा तो दूसरा क्यों पढ़ूंगी। खूब पढ़ के देखी, मेरे को घुसता नहीं था, खूब रोना धोना हुआ, पढ़ाई गया नहीं मेरे अंदर। फिर सोची शायद मेरे में क्षमता नहीं है, मुझे अध्ययन करना चाहिए, तो मैं छोटी आ गई थी। सोम भैया बोले उस समय चलो बुक पढ़ाता हूँ करके। 2 लड़कियां थी और एक विदेशी भी थी उसमें, विदेश की कोई लड़की थी। अच्छा, अच्छा, लंदन की थी कोई। अच्छा। 2 लड़कियों को लेके चल गए, तो मैं भी सोम भैया मैं ना अब स्कूल में जा रही हूँ, मैं यहीं पर अध्ययन करना चाहती हूँ, बाबा जी को समझना चाहती हूँ बुक का। तो शुरू किए पढ़ाना, तो वो भी मुझे कनेक्शन ही नहीं बना मेरा, तो मतलब अच्छा। पकड़ में नहीं आ रहा था, चीजें क्या बताना चाह रहे हैं, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, कुछ पकड़ में नहीं आया। पढ़ी मैं पूरा महीना भर थी, रुकी थी यहाँ पे। इस बीच में शिविर वगैरह भी किया? और शिविर वगैरह तो मेरा बसरन सिंह आर्य भैया का हुआ था शिविर, और गणेश बगड़े जी का, बस। अच्छा। 2 शिविर करके मेरे को पकड़ में आ गया था कि मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, समझना पड़ेगा हाँ, आगे। बस हाँ, वो तो मजा, मतलब उसमें पता चल गया, क्योंकि मेरी जिज्ञासा वैसी थी, तो मुझे लगा पूरी को समझना ही पड़ेगा, तभी हम उसके अनुसार जी सकते हैं। तो वो इसलिए पठन में आई, और पूरी व्यवहारिकता, मतलब जीने वाला पार्ट ही को लेकर मैं मतलब चलते रही, तो उसमें नहीं पढ़ पाई मैं, मतलब बच नहीं पाया मेरे को मानव व्यवहार दर्शन। तो फिर मैं समझ में नहीं आता क्या करूं, और कुछ कहीं पर भी कोई दिख नहीं रहा था कि कहीं जाके पढ़ लूं। बाबा जी से डायरेक्ट समझने की क्षमता नहीं थी। और फिर कैसे करूं, भैया जी के पास बैठो, गणेश भगड़ी जी पास जाऊं, क्या ऐसे ऐसे चलता रहता था मन ही मन में। फिर सोम भैया बोले कि आप एक काम करिए, आप समृद्धि ओपन हो रहा है रायपुर में, तो समृद्धि में कोई अपने ग्रुप से ही बैठना चाहिए। रायपुर में आप रहते हो तो वहाँ पर एक अपने ग्रुप का ही कोई मेंबर होना चाहिए, तो आप समृद्धि में बैठिए। तो मैंने, भैया मैं तो सिर्फ अध्ययन करना चाहती हूँ, मैं ऐसे बैठ नहीं पाऊंगी करके। तो समझे बोले अरे वहाँ बैठोगे तो आप, बाबा जी की बुक वहाँ पर है, अपना पढ़ना, बढ़िया आपका समय दोपहर का खाली रहेगा, तो अध्ययन भी कर सकते हो। फिर मैं टालते रही, फिर बहुत सारे कंडीशन सोम भैया बताया, तो ठीक है चलो मैं बैठ जाऊंगी, तो खुश हो गया सोम भैया। फिर मैं समृद्धि जब नया नया ओपन हुआ था, कौन से वर्ष में? ये 2013 के पहले, नहीं पहले जब समृद्धि खुला था, 8-9 की बात होगी मेरे ख्याल से। ठीक, एकदम याद नहीं है। हाँ। पर इतना है कि स्कूल खुलने के पहले की बात। हाँ, स्कूल से पहले की बात। स्कूल से पहले की बात है। तो 11 में स्कूल खुला, उसके पहले समृद्धि ओपन हुआ। समृद्धि ओपन हुआ कुछ महीने के बाद, फिर मैं ऊपर में उसको की, मुझे पढ़ते थे पर उनको जाना हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैं रायपुर से सुबह 6 बजे खोलते थे और रात को 10 बजे तक मैं पूरा समय देती थी समृद्धि में। अच्छा, कितने वर्ष चला ये? मैं 2.5 वर्ष समय दी। अच्छा, 2.5 वर्ष पूरा दी। पर 2.5 वर्ष में बहुत कुछ ऐसा भी हुआ कि मुझे तकलीफ भी हुआ वहाँ बैठने से। बहुत सारा चीज ऐसा है कि, तो फिर वहाँ पे मैं सोची कि वहाँ से फिर कुछ ऐसा घटना हुआ कि फिर वहाँ से फिर मैं 2.5 साल के बाद मैं निकल गई। अच्छा। पर अध्ययन मेरा वहाँ बहुत हुआ। अच्छा। क्या अध्ययन हुआ? बाबा जी की बुक का अध्ययन नहीं हुआ। हाँ। मुझे पब्लिक के साथ अध्ययन हुआ। अच्छा। मैं दुकानदार बन गई, सामने ग्राहक है। हाँ। हम हमेशा ग्राहक बन के जाते हैं। हाँ। है ना, तो हमारा बारी का इंतजार कहाँ करते हैं, हमारा भैया पहले दो, भैया पहले दो। हाँ। है ना, अब मैं देखी कि कैसे कोई पहले दो बोलता है और कैसे हम उसको ध्यान रखते हैं। तो उस तरह से मेरा जीवंत अध्ययन ऐसा हुआ। फिर एक महिला आती थी, उसमें रिक्शा में आती थी और वहां खड़े, दीदी मेरे लिए सब्जी रख देना। तो रिक्शा से उतरती नहीं थी। मैं सोचती थी बड़े ठाठ से आई है, उतर भी नहीं रही है। मेरे विचार ऐसे चलते थे कि ठाठ से उतरना चाहिए ना और सब्जी लेना चाहिए। मैं कोई उसकी वो हूँ क्या, नौकर छोड़ना हो उसकी कि सब्जी पैक करूंगी, मतलब ऐसे विचार चल रहे मेरे।
फिर भी मैं बोल तो पाती नहीं थी, बदतमीजी से आंसर कभी देना नहीं आया, तो मैंने ठीक है दीदी ऐसे बोल देती थी उनको। और फिर मन के अंदर चल रहा है ऐसा, और उस मन से मैं अपना उनका चीज को रखती थी और बेमन से फिर आती थी देती थी। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, है ना। तो फिर मैं मन को खुश अपने मन से ही सोच के कि मैं उसको अपनी मम्मी मान लूं, है ना, वैसे देखूं कि मेरी मम्मी है या मेरी दीदी है, ऐसा सोच के क्यों नहीं मैं करती। मेरे को बहुत दुख लगता है, आके मुस्कुरा के थैंक यू दीदी, थैंक यू वो दीदी, तो मेरे को अच्छा लगता था। तो फिर मैं उसके लिए सब्जी पहले से ही, वो बोलने से पहले से उसके लिए निकाल के रखने लगी, जाके एक दिन दी। तो मैं बोली कि आप उतरते नहीं हो ना, तो मेरे को मन में कभी कभी ऐसा लगता है कि उतर के आपको आना चाहिए, मेरे से मिलना चाहिए ऐसे। तो दीदी मैं उतर सकती हूँ, लेकिन मेरे पैर में प्रॉब्लम है। अच्छा। तब मेरे को कितना अच्छा लगा कि बताओ मैं अभी क्या विचार लेके चल रही थी, और आप अला देते हो ना दीदी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे। वो मेरे प्रति ऐसे भाव रखी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से मेरे ना एक एक व्यक्ति से वहां पे अध्ययन होता रहा, और जो रस पे नहीं आते थे तो सब मेरे को बिटिया बिटिया, कोई जो ज्वारे का रस पे नहीं आ रहा है तो मैं उनको ज्वारे का रस देती थी कम, और बात ज्यादा करती थी। अच्छा। कि इसका ऐसे असर करेगा। तो दादाजी के साथ उनका भाव रिलेशन मेरा इतना अच्छा, एकदम बिटिया खूब आशीर्वाद देके, तो ऐसे पूरे आसपास के लोगों से रिलेशन बहुत अच्छा हो गया था। ऊपर से मेरे गरम गरम इडली नाश्ता में आ जाता था। अच्छा। सब सब के सब मेरे सपोर्ट कर रहे थे, परिवार जैसे संबंध हो गया था। पर 2.5 साल के बाद फिर बहुत सारा चीज हिसाब किताब कभी बढ़िया से सिस्टमेटिक किए, मैंने बहुत मेहनत की। कुछ ऐसा घटना घर में, तो डिप्रेशन में चले गई थी उसके बाद। ऐसे कुछ हुआ कि 2.5 साल के बाद में इतना मेहनत की, 10 साढ़े 10 तक रुकती थी मैं अकेले। फिर ऐसा हुआ कि मैं चले गई डिप्रेशन। फिर मुझे ना इरिटेशन होने लग गया विद्या के लोगों से। और पहली बार मैं अपने डिप्रेशन को देख पाई कि मेरे को कोई एक व्यक्ति भी दिखे तो मुझे देखने की इच्छा नहीं होती थी। अच्छा। ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि अंदर ही अंदर हो गया। और मैं अग्रसन चौक से गुजरती थी तो वहां से गुजरना, मैं गाड़ी वहां जाने पसंद नहीं करता था, मैं उधर मोड़ लेती थी कि जैसे मेरे इस एरिया से मुझे इरिटेशन आ गया था। फिर मैं एक शकुन दीदी थी, यहाँ पर आती थी पढ़ाने के लिए, पढ़ने आती थी। वो एक इंग्लैंड है कि कहाँ के, उससे शादी हो गया विदेशी। अच्छा। तो उनका शादी का रिसेप्शन था इधर VIP रोड पे। वहां पर मैं गई हुई, चलो बहुत हिना बहन बोली चलो चलो चलो, तो गई थी वहां शादी में। तो वहां पर अंजनी भी आए। सबसे नहीं, उसके पहले एक घटना घटी, माता जी का देहांत हुआ। अच्छा। गोयल में। और मैं जाना बंद कर चुकी थी, समता करनी गोयल में एडमिशन हुआ था उनका। तो मैं सुनी, मेरे को एकदम बहुत अंदर से दुख लगा, क्योंकि वो जब भी आती थी समृद्धि के हिसाब किताब लेके यहाँ पे बाबा जी के पास आती थी। हाँ, अब भी बहुत अच्छी बात है। तो बाबा एक अंजनी भैया के रूम में, इधर छोटा सा कमरा जहाँ दवाई रखती है, और सामने में बाबा जी सोते थे, तो मैं उसमें सोती थी। सुबह बाबा जी उठते थे 4 बजे से, और पूछते थे कि मैं अपने चरण कमल धरती पर रख दूं। ऐसे 4 बजे से बाबा जी बोलते थे। अच्छा। तो मेरा नींद खुल जाता था, मतलब पूछ के पैर रखना, बाबा जी का सब चीज देखने को मिलता था। और बताओ समृद्धि का क्या हाल चाल है, मेरे को बोलते थे। और अपना टर्नओवर बढ़ाओ, और उसका बढ़ाओ, बोलते थे बाबा जी। बाबा जी बहुत, मैं खुशहाली बताती थी, इतना फायदा हो रहा है ऐसा ऐसा। तो बाबा जी लोग आए, मतलब बाबा जी से ऐसी बात होती थी, और समृद्धि को लेके ही चर्चा करते थे। कितना हिसाब किताब पूछते थे बाबा जी मेरे से। और अच्छा करो बेटा, और अच्छा करो, और बढ़ाओ करके। और माता जी भी बहुत खुश रहती थी, प्रणाम करती थी, समृद्धि की देवी आ गई बोलती थी मेरे को। तो मेरा नाम समृद्धि रख दी थी माता जी। और बहुत प्यार भी करती थी, और बर्थडे में कुछ ना कुछ लाना देना वो करती रहती थी। तो मैं बहुत एकदम माँ जैसी फीलिंग आता था उनके साथ, माता जी के साथ। और बहुत प्यार का भाव था उनके अंदर भी। फिर बाबा जी से ऐसी चर्चा, समृद्धि को लेके बाबा जी से मेरी चर्चा होती थी। बस अभी चर्चा में, बस वहां से मेरी शुरुआत हुई। और बताओ बेटा, और कितना चल रहा है, ऐसा चल रहा है, देखो और बढ़ाना है इसको, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे बोलते थे। पर मेरे को ना तृप्ति नहीं मिली, मेरे को जो चाहिए वो चीज मिल नहीं रहा, ऐसा लगता रहता था मेरे को कुछ और चीज चाहिए, ऐसा लगता रहता था। पर मैं समृद्धि में पूरे भक्ति भाव से, क्योंकि सोम भैया, अंजलि भैया हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति में थे। अंजनी भैया खास करके, इन लोग बहुत अच्छा काम में जुड़े हैं और लगे हुए हैं, तो हमको इनको छोड़ना नहीं है। तो जो ये लोग दिशा देते थे, हम उनको बिल्कुल जैसे मानते थे, उस तरह से चलते थे। तो भैया बोल दिए, मतलब मैं पूरी भक्ति भाव से सुबह समृद्धि को देख रेख करना, संभालना की अच्छे से, ईमानदारी, पूरी ईमानदारी। उसके बाद फिर वहां से जब हमारा ऐसा हुआ, तो फिर VIP रोड में शादी में जब गए, तो वहां पर नहीं, माता जी का सुनी ना मैं, तो आई माता जी का।
माता जी को मैं किसी से मतलब नहीं था, मैं किसी को देखी नहीं कौन क्या खड़ा है, मैं तो सिर्फ माता जी के पास गई तो एम्बुलेंस के अंदर डली हुई थी, मैं बस उनको पकड़ी और मेरे को एकदम बहुत जोर जोर से रोई मैं रोने बोल रहा है नहीं बोल रहा उससे मतलब नहीं, मेरे को एकदम बस मेरी माँ है करके मैं एकदम बहुत देर तक अकेले बहुत देर तक रोई और अच्छा नहीं लगा मेरे को। फिर रो करके चुप हुई अपना खुद ही, और मैं आंसू पोछी 5 मिनट खड़े रही, फिर मैं अपना अकेले घर आ गई। इतना अच्छा व्यक्ति चले गया करके, फिर उसके बाद फिर घर में आई थी शादी का सुन के, फिर हम शादी में गए। वहाँ पर मेरा डिप्रेशन वाला पार्ट निकला नहीं था, फिर वहाँ पर अंजनी भैया आए और अंजनी भैया बोले हाँ दीदी सॉरी नहीं कोई बात नहीं। तो वो अंजलि भैया दिखे मेरे को, वहाँ पर चले गई थी मैं, चलो जाना चाहिए। हिना बहन जी आती थी, बोलती क्या आप एकदम कमरे में घुसे रहते हो, है ना। कौन सी बहन जी? हिना बहन, हिना बहन, हाँ, हिना बहन आती हाँ, थी, ठीक। क्या आप निकलो ना घर से, क्यों ऐसे घुसे रहते, सब जाओ, ऐसे लगता नहीं जाने से ना ऐसे लगता है, अब जाओगे तो अच्छा लगेगा, आप जाते क्यों नहीं हो मिलने, देखो मैं भी जाती हूँ, चलो चलो करके वो आती थी बोलती थी हमेशा। तो फिर मैं चलो चलते हैं शादी में करके, फिर मैं गई। तो फिर रंजनी भी वहाँ पर देखे, बाकी सबसे तो मैं ऐसे उदास मुंह बना के थी, तो भैया अंजलि भैया है, अरे सुचित्रा कहाँ, अंजलि ऐसे बोलने का स्टाइल है, कहाँ थी तू, कहाँ चले गई, ऐसे भैया एकदम आए, कुछ नहीं भैया, तू ना समृद्धि को तू ना खड़े कर दी, बहुत मेहनत की तू समृद्धि को तू खड़े कर दी रे, ऐसे ऐसे बोल के ना बहुत सारा और अच्छी अच्छी बात बोले, हर चीज को तू रहना कर दी, बहुत मेहनत की ऐसे, मेरा आंसू रुका नहीं भैया। मतलब मैं सोची कि जिस जिनको समझना चाहिए वो समझ ली कि मैंने क्या मेहनत किया करके, कंटिन्यू मेरा आंसू बहा, मतलब डिप्रेशन उस दिन खत्म हो गया मेरा। मतलब ये लगा कि मैं इतना समय दी, मतलब दुकान में बैठे थोड़ी लड़की हूँ मैं कोई, लेकिन मैं इतना समय दी, उसको कोई समझा नहीं करके ना, लंदन में था लेकिन भैया आके ना इतना अच्छे से मिले, गले मिले, और ऐसा लगा कि भैया समझे मेरे महत्व को। और मैं तो इसी मतलब कि टीचर थी ना मैं तो, दुकानदार तो थी नहीं, ठीक बात है, मेरा तो टेक्निकल लगता, लेकिन भैया लोग बोले हैं तो कुछ होगा करके मैं अपना खुद ही रास्ता निकाल के अध्ययन खुद ही की, मैं वहाँ की लाइव अध्ययन की, बुक का अध्ययन नहीं हुआ। और भैया ने पूरा बोली भैया आप मेरे को आज बहुत हल्का कर दिए। भैया से मुलाकात हुआ कि मैं टेंशन फ्री हो गई, एकदम रिलैक्स हो गई, पहले जैसी हो गई। मतलब जिनको दिखना चाहिए था वो देख लिया इंसान, ये बस मेरे को तृप्ति दिया बहुत, मतलब ऐसा लगा जैसे बाबा जी भेजे हो। बहुत अच्छा लगा, फिर मेरा मन एकदम खुश हो गया वापस, और वापस ट्रैक पे आ गई, और फिर अध्ययन कैसे करना है क्या करना है इस पे चलता रहा। फिर बाबा जी वो शादी में गए थे वहाँ पे ये घटना घटी, मेरा डिप्रेशन क्लियर हुआ, ठीक। और ये भी मतलब किसी कैसे अटका रहता है कोई चीज ना, उसको कौन निकाल सकता है, जो समझता है वही निकाल सकता है, या तो हमको खुद को निकालना होगा। ठीक बात है। मैं अटका क्या था कि मेरी मेहनत को देखा नहीं, कि मैं एक लड़की हो करके उसमें दुकान, अभी तो दुकान सुंदर बन गया भैया, ओपन ऐसे डब्बा टाइप का था, समझ गया मैं, उसमें ऐसे बैठना और एक लड़की का समय देना, 10 बजे रात को मैं शटर डाउन करके निकलती थी, कोई एक भाई आकर के भी ऐसा चाहते हैं ना हम, हाँ सही बात है, चाहिए कि बहन समय दे रही है ऐसा, वो नीट वो खाली रहा सोच क्या, उसमें किसी को दोषारोपण की बात नहीं है, कोई ऐसा कर भी नहीं, अपेक्षा रहती है, कर भी नहीं रहा है, लेकिन एक अपेक्षा बनी थी, वो अपेक्षा को हम पहुंचा नहीं पाए। रहा, फिर वहाँ से बाबा जी के पास फिर ऐसे आना हुआ, स्कूल के बारे में चर्चा शुरू हो चुकी थी। अच्छा, अब एकदम अब मेरे पसंद का चीज आने लग गया था, टीचिंग वाला। तो फिर वो चर्चा हुई कि स्कूल खोलना चाहिए, तो जानी बहन का बैठना, अनामिका बहन जी का बैठना, बुक को देखना है, छाटना है, तो बस स्कूल को लेके हमारा डिस्कशन शुरू हो गया था वहाँ पे। तो मैं भी बैठने लगी, फिर हम योगेश भैया, साधन भैया सब बैठ के फिर कॉलम बनाते थे कि क्या, जैसे पानी थीम लेंगे, पानी थीम लेकर के उसी से मैथ्स, उसी से साइंस, ऐसा रोज। तो मेरे को बड़ा मजा आने लग गया, मेरे मनपसंद का काम मिल चुका है, तो मैं बस आना जाना इसलिए करती थी छोटी स्कूल के बारे में। फिर 2011 में बाबा जी वहाँ पर आए, इधर उसके पहले इधर 9 में आए शायद, अनिता दीदी के वहाँ VIP में आए थे। तो फिर हम सब बैठे हुए थे, अब बात हुई तो उसमें अंजनी भैया और सब, सोम भैया, मतलब सोम भैया खास करके, कि स्कूल खोलने की क्षमता योग्यता नहीं है इन लोग के पास, तो मतलब मना करते थे हम लोग, क्या खोलोगे, तुम लोग को विजन पता है, हम लोग को बैठे, तुम लोग को विजन पता है, नर्सरी से 10th तक का विजन कुछ पता है, नहीं पता है, कैसे खोलोगे स्कूल, कैसे चलाओगे स्कूल, ऐसा करके बात। पर सभी थे महिला, लेकिन मैं तो एजुकेटेड थी, मतलब पढ़ाई हुई टीचर थी, तो मुझे दिखता था
क्योंकि मैं वर्तमान शिक्षा को बहुत अच्छे से जांच के पढ़ाती थी भैया। हम्म, तो बाबा जी का शिक्षा मिलने के बाद मुझे शर्त से पता चल गया कि क्या इसमें एंट्री करना है। मुझे दिख चुका था कि मुझे अच्छा। क्या चीज़ हटाना है, क्या चीज़ डालना है, ये दिख चुका था। हम्म। तो मुझे तो बड़ा मजा आने लगा कि अब मेरा पूरा उपयोग हो जाऊंगी पूरा हम्म, यहाँ पे स्कूल में आकर के। तो फिर बाबा जी जब चयन किए कि पापा साइंस कितना एडवांस हो गया, सो में साइंस कितना आगे बढ़, 10th में साइंस ऐसा दिया था। अरे छोड़ो 10th की बात को, बाबा जी बोलते थे अरे 5th तक का तो पहले सोच लो, 5th का पढ़ा पाएंगे नहीं। फिर एक बाप से पूछे कि तुम पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे बच्चों को, 5th तक पढ़ा पाओगे कि नहीं। हाँ बाबा पढ़ा पाओगे। तो बस एक एक व्यक्ति चयन कर दिए, 10 लोग को बाबा जी हाथ उठवा दिए और फिर स्कूल खोलिए ऐसे बोल दिए। बस स्कूल का हो गया। फिर मैं तो फिर मजा आने लग गया मेरे को स्कूल। फिर उतनी खुशहाली के साथ 24 घंटे बस विद्यालय को सोचना, विद्यालय में नया क्या करना, बच्चों के साथ बात कैसे करना, एक एक बच्चों को लेकर कैसे डील करना, बस एक नया चैलेंज था। बाबा जी के पास बैठना, बाबा जी से पूछना, बहुत अच्छा लगने लग गया मेरे को। तो विद्यालय के संदर्भ में ही आपकी बाबा जी से मुख्य बिंदु जो बात होते थे। बस अब विद्यालय को लेके ही मेरी बाबा जी से अब मुझे लगा कि अब बाबा जी को मैं समझने लग गई, जानने लगी क्या व्यक्ति हैं ये। उनका एक एक आंसर सुनना मुझे बहुत तृप्तिदायक लगता था। तो मुझे लगा कि बाबा जी तो शिक्षा के लिए है, ये तो इस तरह से छोटे मोटे आंसर, समोसा कचौड़ी इस तरह का जो क्वेश्चन करते हैं सबके लिए तो नहीं। बाबा जी तो कुछ अलग चीज है और इनसे तो बहुत कुछ समझा जा सकता है, लिया जा सकता है। इस तरह से स्कूल को लेकर के बाबा जी से मेरा अटैचमेंट शुरू हुआ मेन। और बस उसी को सुनने के लिए मैं आती थी, स्कूल के बारे में बाबा जी क्या कहते हैं, मैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करूंगी और बच्चों के साथ काम करूंगी। और हमारा ग्रुप सारा बैठता था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन करती थी अनामिका बहन जी। तो बाबा जी को मैं कई लोगों को डांटते सुनी है ना, कभी सुबह को डांटते हुए सुनी बहुत जोर से, है ना, कभी और भैया लोग को डांटते सुनी। हम सभी ने डांट खाई है। कभी अच्छे अच्छे भैया लोग को, मतलब बोली इतने होशियार सर भैया लोग को डांट पड़ जाता है, हम तो कुछ नहीं है। सर एक को पड़ी है और जिसको डांट पड़ी है तो हम तो ये मानते हैं कि बाबा जी ने हमको शिक्षा देने के लिए स्वीकार लिया था, इसीलिए तो डांट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले भैया। तो ना मैं सोचती थी को कभी डांट मत, बट मैं बहुत डरती समझ, इसलिए क्वेश्चन करने में डरती थी। पर वो डांट जिंदगी को टर्न कर देता है ये मुझे पता नहीं था कि अपने को लाइफ को, मतलब बाबा जी का वो पुश है कि यहाँ से स्टेप आगे बढ़ो, कहीं गुटरते रहोगे, कि कृपा होती थी, कृपा थी वो बाबा जी की। तो बस एक बार इस सिलसिले में बैठे हुए थे और मैं बाबा जी के पैर के पास, मैं अभी तक बाबा जी के पैर दबाना शुरू नहीं की थी ना। अच्छा। मेरा भी उस तरह से स्वीकृति नहीं हुआ था, पैर दबाना है, छूना है, सेवा करना है, वैसे नहीं आया था क्योंकि बाबा जी को समझी ही नहीं थी पूरी तरह से। तो वो ऑटोमेटिक ही होता है सेवा, ऐसे नहीं होता मेरे से। तो बैठे थे तो बाबा जी के पास, तो बाबा जी कुछ समझा रहे थे हम टीचर लोग को, बहुत लोग और बैठे थे पब्लिक अंजलि राय के कमरे में। फिर बोले हाँ क्या तो उपयोगिता के बारे में चर्चा हो रही थी, उसमें अध्ययन भी नहीं हुआ था किसी का। बाबा जी उपयोगिता के बारे में कुछ बताया। हाँ तो कैसे समझाओगे उपयोगिता को? मेरा नजर मिल गया बाबा जी से, बताओ उपयोगिता को कैसे बताओगे बच्चों को? अब क्वेश्चन आ गया, मेरे को देख के पूछ दिए बाबा जी। अब मैं बोली कैसे बताना है उपयोगिता को, अभी तो अध्ययन की दृष्टि से नहीं बताएंगे ना अपन। बोले उपयोग बाबा जी कैसे, कोई चीज का उपयोग है, जैसे कि ग्लास का क्या उपयोग है, ऐसे ऐसे बताएंगे बाबा जी ऐसे करके। तो बाबा जी पता नहीं क्या आंसर दी, बाबा जी खूब जोर से डांटते मेरे को। अच्छा ऐसे बताओगे बच्चों को, नहीं पढ़ाओगे बच्चों को? बहुत जोर से बोले बाबा जी का आवाज तो बहुत थी। तो दीदी बाबा जी ऐसे बोले, मेरा नजर ना तुरंत सबके तरफ देखी कौन कौन देख रहा है मेरे पास से चला गया मैं। ऐसे एक नजर स्पट से घूम गया और फिर आंख मेरा नीचे हो गया। इतना कंटिन्यू टप 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 मेरा आंसू गिर रहा है। मैं सिर उठा नहीं पाई क्योंकि मेरा आंसू रुक ही नहीं रहा था। मैं बाबा जी को देख ही नहीं पा रही हूँ, आंसू गिरते आ रहा है, मेरा कान मन सब बंद है। बाबा जी क्या बोल रहे, कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। और फिर आंसू बहुत देर तक गिरता रहा। फिर धीरे धीरे मैं अपने को सुनी, कितनी मैं अपने को ये दोष दे रही थी कि मैं कितनी अयोग्य हूँ, मतलब छोटा सा आंसर भी ठीक से दे नहीं पाती, मैं कितना कुछ मेरे को समझना है भाई। ऐसे टाइप का मेरे को अंदर अंदर घुटने लगी कि मैं कितनी नॉलेज ही नहीं मेरे को किसी चीज का, मैं टीचर बनी हूँ, ऐसा बहुत बेकार लगा मुझे। फिर आंसू रुका धीरे से, कि मैं बाबा जी को से देखी, ऐसी ना समझो, कुछ और समझा रहे थे, ऐसी ना समझाओगी, ऐसे समझाना है बच्चों को। अब प्यार से बात की बाबा जी से मेरे से। तो मैं नॉर्मल हुई, फिर मुस्कुराई मैं भी। फिर सेशन खत्म हुआ, फिर सब अपने प्रणाम करके जाने लग गए। फिर मैं भी उतरी, नीचे उतरी थी, दम दुखी सा मन था, डांट खाई थी। इधर आओ, बोले बाबा जी आज मेरे साथ खाना खाओगी? तो इतना अच्छा लगा। तो फिर मैं बोली जी बाबा जी करके, फिर बहुत अच्छा लगा, जाके बहुत खुश हुई। बाबा जी बोले खाना खाने के लिए, बोले बहुत अच्छा लगा ऐसे।
तो फिर एक चीज ये सीखने को मिला मेरे को कि हम अगर किसी स्टूडेंट को डांटते हैं तो उसका ये भी ध्यान रखा जाए कि उसको वापस अपने तरफ हाँ, उसको जोड़ के रखो। वो डांट दिए, वो चला गया घर में, मम्मी मेरे को टीचर डांटी, डिस्कनेक्शन हो गया, तो कैसे हम उसको कनेक्टेड रखें। ये बाबा जी मतलब कितना अच्छा बाबा जी का देखने को मिला। ऐसे बाबा जी की एक चीज से मैं सीखती थी कि ऐसे डांटे तो मेरे में क्या हुआ, उसे क्या सीखने को मिला। तो ये बहुत अच्छा चीज बाबा जी का मेरे को मिला, वहां पर प्रेरणा मिला। उसके बाद मेरा परिवर्तन आ गया, मतलब एक जागरूक जैसे हो गया ना, दिमाग एकदम कि अब कुछ सोचना है, कोई चीज भी फालतू डिलीवर नहीं करना है बच्चों को, उसके पीछे का क्या प्रयोजन है ना, सब चीज को जांचना है, उसके बाद चीज को देना है। ऐसी हल्की फुल्की वस्तु नहीं है बच्चों को देने के लिए। तो वैसे मेरा ध्यान चला गया, मतलब सतर्कता वाला बात सही बात अच्छे से चला गया। बाबा जी की इससे प्रेरणा मिली मेरे को। कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि स्कूल के अंदर आपने तो काफी साल वहाँ पे भागीदारी की, तो बाबा जी का मार्गदर्शन भी मिलता है, तो कोई ऐसे संस्मरण जिसमें उन्होंने आपको कोई बताया हो चीजें जो ध्यान में आती हो, जो आपको लगा अच्छा अरे ये भी तो किया जा सकता है, या ये अच्छा ये बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे जो दो चार बातें हों विद्यालय से संबंधित? हाँ, विद्यालय से संबंध में देखो, विद्यालय के संबंध बाबा जी 10 दिन के लिए आने लग गए थे विद्यालय में, और पूछते थे क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो। तो उस समय ऐसा था कि हम तो एकदम नया प्रयोग कर रहे थे, तो हमारा प्रश्न पूछना ही अब बाबा जी ज्यादा होता था। तो बस बाबा जी क्या अच्छी बात है बताओ, ये जो सेंटेंस था बाबा जी का, तो वो सबसे पहले जब बाबा जी से मिले थे ना हम, तो बाबा जी का ये जो क्वेश्चन था, बताओ कुछ अच्छी बात, तो वो अच्छी बात हमारे पास अभी तक है नहीं। ये थोड़ा सा घबराहट हुआ था कि हमारे पास कलेक्शन नहीं अच्छी बात बताने की, तो वो भी लाया था। फिर अब स्कूल से संबंधित बाबा जी पूछते थे, तो एक तो जब हम नर्सरी ओपन किए और हमारे लिए खुद चैलेंजिंग था कि बाबा जी डांटना नहीं बच्चों को, ये बात हमको बोल के छोड़े थे। तो बाबा जी की बात को हम एज इट इज ऐसा बताए थे कि बच्चों को डांटना नहीं है बच्चों को। अच्छा। तो हम बाबा जी की बात उस समय ऐसा था कि हम एज इट इज फॉलो करते थे। जैसे बाबा बोले तो वैसी, बाबा बोले मतलब वैसे ही करना है, एक भी इधर उधर नहीं। बाबा बोले लिखाना नहीं है तो लिखाया नहीं, बाबा बोले कि गिनती का अंक नहीं दिखाना है तो हम दिखाया नहीं, वैसे उसी गिनती कराओ, ये 1 2 3 4 नहीं। तो जैसा जैसा बोलते गए हम एज इट इज वैसे ही करते गए। क्योंकि मैं जब गई तो फिर मेरे को जब बोले कि गणित को तुम बताओगे लिखोगे, ऐसे बोले थे बाबा जी मेरे तब उंगली करके। मैं सोची मम्मी ऐसे बाबा जी जब इशारा किए ना, कौन लिखेगा बाबा, तुम लिखोगे, ऐसे बोले मेरे को। तो मेरे को लगा कि गणेश बाबा जी इतने बड़े है ना, मैथ्स वाले एग्जाम दिया और बाबा मेरे को क्यों उंगली दिखा रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। ऐसा चलता रहा। पर प्राइमरी तक का बाबा जी जो ताकत दे दी है, बाबा जी का जो उंगली था ना, मुझे इतना प्रेरित किया, इतना विश्वास बाबा जी मुझ पे किए, तब से मैं फिर प्राइमरी का सेक्शन का मतलब गणित कैसा हो उस पर काम चलना शुरू कर दी, मतलब अच्छे से ईमानदारी से। और बहुत सोचने लगी कि हिंदी में सिखाना तो कैसे सिखाना और क्यों सिखाना पे ध्यान चला गया। कि नर्सरी का सिलेबस तो हमको मिलता है 1 to 20 काउंटिंग, पर क्यों 1 to 20 ही क्यों, ऐसा चर्चा होता था, मतलब मेरे अंदर ही अंदर समाद होता था कि क्यों 1 to 20 कराना है, क्यों 1 2 3 4 काउंटिंग लिखाना है। खूब चलता था। फिर एडिशन में क्या कराना, सब्ट्रैक्शन में क्या कराना है, तो कुछ चर्चाएं बाबा जी से हुई। अब कुछ मैं खुद गहरा सोच, हर चीज को पहले क्यों ये ला करके मैं उसको गहरे से जांचने लग गई। तो व्यवहार शिक्षा में ये हुआ कि हम व्यवहारिक गणित, जो बच्चे लोग क्या करते, बच्चे लोग को तो हिसाब किताब करना नहीं, बाहर जाना नहीं, नर्सरी क्लास का बच्चा को तो वो क्या करता है, गिन के खुश होता है, किसी चीज को भी गिन लेता है तो खुश होता है। ये प्रवृत्ति को पहचान पाई मैं कि गिन के खुश होता है। तो बाबा जी भी ये बोलते थे गिनना सिखाओ। तो बाबा जी को पूछे हम किसको गिनना सिखाएं, तो वो बोले परिवार के लोगों को गिनाओ, विद्यालय में टीचर्स को गिनाओ, और ज्यादा गिनती गिराना है तो पत्ते गिनाओ, फूल गिनाओ, पेड़ गिनाओ, और अधिक काउंटिंग बनाना है तो ऐसे गिनाने सिखाओ, और अपनी आवश्यकता की वस्तु को गिनाओ, बच्चे के पास टिफिन है, बॉटल है, क्या है, सब गिनाओ। उससे भी ज्यादा हो रहा है तो फिंगर्स गिनाओ, अपने बॉडी पार्ट्स को गिनाओ। तो जितने जितने बाबा जी बोलते हैं सब मैं नोट डाउन करके रखी हुई हूँ, वो सारा नोट डाउन है मेरे पास। तो उस तरह से बाबा जी देते गए और मेरा सोचना लगातार शोध चलता रहा। और चैलेंजिंग ये रहा कि जो बच्चे हमारे पास थे वो बड़े एज के थे, तो जब मैं कोई चीज चालू करती थी फटफट उनके अंदर ग्रास्प होता था। तो मेरे को लगा कि 2 साल तो निकल, जैसे कि 10 बेटा जी लोग बड़े बच्चे थे, तो मेरे को तो नर्सरी से स्टार्ट करना था। तो वो जो क्लास 2 में थे बच्चे, वो क्लास 2 के नहीं थे, वो एक्चुअल में क्लास 3 4 के थे। तो मुझे लगता था वह फटफट चला गया। अब जो क्लास 2 के बच्चे आए उनको वही सम जान ही रहा है, तो इसलिए थोड़ा
टाइम लगा वो बाकी लोग आके क्या शोध हुआ बताओ, क्या शोध हुआ बताओ। अभी तो शोध ही चल रहा है, अभी कैसे बताएं कि हम अभी 2 वाला वापस फिर रिवर्स हो चुका है कि 2 के बच्चों को ये जाता है, वो क्लियर नहीं हुआ मेरे को, जाता हो गया इधर नहीं जाता हो गया, तो वापस फिर से। तो ये प्री प्राइमरी का जो सेक्शन मुझे वही लगा कि क्लास 2 तक प्री प्राइमरी ही टाइप के बच्चे रहते हैं, जो क्योंकि बाबा जी की जो बुक थी 1 से 5 तक की, तो वो जो समझाने वाले जो लेवल है ना 2 के बाद ठीक से पकड़ पाते। जैसे मैंने पढ़ाया व्यापक और इकाइयों को जब पढ़ाया मैंने, व्यापक और इकाइयों की जो समझ थी मुझे लगता था बच्चों को समझा दी, पर बच्चों से जब पूछो तो आंसर एक बचकाना टाइप का आता था। तो मुझे लगा कि अरे ये तो नहीं जाएगा। तो 3 से फिर मैं देखी वो जाने लगा। वो 2 के बच्चे इसे समझ गए थे क्योंकि वो बड़े थे। तो ये थोड़ा प्रयोग होता रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को करके भी। और फिर जब मैंने देखा कि मम्मी कितना गणित करती है, सब बताने लगी बच्चों को, तो बच्चों को भी मजा आने लगा और गणित जैसे चीजों से उनको लगा होने लग गया बच्चों को। गणित में की कुछ बातों पे बाबा जी ने ध्यान दिलाया? हाँ, बाबा जी ने ध्यान दिलाया। जैसे बाबा जी से पूछे, मैंने पहले अनामिका जी से बोली एडिशन को कैसे देंगे बाबा, क्योंकि काउंटिंग तो बाबा जी बोले थे वस्तु से कराओ, तो उसमें गिनती सिखाने के लिए बोले अंकों की पहचान कराओ। बाबा क्या हम अंक नहीं देंगे? तो बोले नहीं, अंकों की पहचान कराओ बोले, पर अंकों की ये अंक आया कहाँ से वो नहीं बताओगे क्या? इसलिए पहले वस्तु से कराओ बोले, वस्तु को समझ जाए कि 2 है। अब 2 को कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक 3 को कैसे लिखते हैं? 3 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे बाद में बताना, पहले 3 कोई चीज है उसको बताओ बोले बाबा। तो वो दिमाग में बैठ गया कि वस्तु पहले पकड़ के समझे 3 क्या चीज है, उसके बाद ही आपको अंक देना। तो ये चीज पकड़ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एडिशन ही है। तो एडिशन को कैसे बताओगे? तो बाबा जी उसको इसमें लिखे हैं, पर मार्गदर्शिका में तो लिखे हैं सब। बाबा जी जो चर्चा हुई, रिकॉर्डिंग भी हुआ था, उसको लिखे हैं। बाबा जी बताए कि एडिशन मतलब कोई भी वस्तु जुड़ता नहीं है। ये बोले कि जुड़ करके 4 नहीं हुए, वो मिल करके 4 हुए। तो पहले भाषा बदलो, उसको जोड़ मत बोलो, उसको बोलो मिलन। तो ये हम लोग लिखे मिलन। और फिर सब्ट्रैक्शन फिर कैसे बताए? एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, पापा चले गए खेत में ना, और फिर मम्मी चले गई किचन में चले गई, तो कितने रह गए? तो बच्चों को जाते हुए भी दिखे और आते हुए दिखे परिवार में, तो कोई चीज ना अलग हो रहा है ना, ना जुड़ रहा है, चिपक रहे हैं, सब है वहीं पे। तो जुड़ना घटाना को खूब अच्छे से समझाए कि कैसे हम एक काम को करने के लिए कैसे मिलते हैं, और एक सब्ट्रैक्शन कोई गायब नहीं होता। वो चीज सब चले गए, वापस आएंगे, बच्चों को ये भास रहना चाहिए, वो चीज वापस आएगा। इस तरह से आप समझो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो चीज। तो वही बताएं कि वो कि रूप परिवर्तन होता है और स्थान परिवर्तन होता है, इस बात को बाबा जी बताएं हम लोग को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सब्ट्रैक्शन को फिर बच्चों को उसी मेथड से देना चालू किए, और कई एग्जाम्पल बताए। स्कूल बस जाती है, बच्चे सब चढ़ने लगते हैं एक करके, तो जुड़ते हैं, एडिशन हो रहा है। फिर एक बच्चे उतरते हैं तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर बच्चे को विजन दिखने लग गया, तो उनके लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट के रूप में चला गया। उसके बाद फिर नंबर से करवाना, तो एकदम बहुत स्लो होती है। हम कॉपी पेन जो परंपरा में चलता था उससे हट करके स्टार्ट किए थे, क्योंकि मेरा शोध हो रहा था एक्चुअल में। तो मेरा शोध होते होते ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर एंगल से, तो बाबा जी ने बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे इतनी चर्चा नहीं हुई थी। अच्छा। लेकिन बाबा जी ने इतना हम लोग को वो दे दिए थे, आशीर्वाद दे दिए थे कि मेरा दिमाग बहुत चलने लग गया उस पर। मल्टीप्लिकेशन पे बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं एक एक काम करके बाबा जी से चेक कराती थी। बाबा मल्टीप्लिकेशन कैसे दे रहे हैं, बाबा जैसे वो देखो चित्र बना के समझा रही हूँ, मेरे को दिक्कत है। बाबा ठीक है कि नहीं चित्र बनाई हूँ ऐसा? हाँ एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसी तो दोगी। बस मेरे को बहुत अच्छा उत्साह बढ़ जाता था मेरा, सेकंड जाके और अच्छे से देती थी। तो चित्र के जरिए मैं बच्चों को एडिशन देती थी और वस्तु के जरिए देती थी। उस समय कॉपी में बहुत ही कम वर्क हम करवाते थे। तो भले पेरेंट्स से बहुत सुनने को मिलता था जो भी चलता था, लेकिन एक हमारे में स्थिर हो रहा था ना कि करवाना क्या है एक्चुअल में। तो वो चीज चलता रहा। फिर मल्टीप्लिकेशन को भी मैंने बहुत सोचा। फिर 1 से 10 तक का जीरो कैसे इंट्रोड्यूस करना, जीरो पे चर्चा हुई बाबा जी से। तो बाबा जी लिखे हैं, उसमें लिखा है पारदर्शिका में, वो जी चर्चा हुई। फिर क्या कुछ है ध्यान हो तो क्या बताएं? जीरो को बाबा जी बताएं कि जीरो मतलब कि अपन जीरो किसको ले रहे हैं, एक तो गणित का अंक है जीरो, है ना। एक शून्य जो है मतलब कि व्यापक में सारा 9 वस्तु भी समाहित है बाबा जी बोले उस जीरो में। जो 9 अपन गिना रहे हैं, तो वो 9 भी जो है वो जीरो में समाहित है, इसलिए वो 10 है, ऐसे बोले बाबा जी।
है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और जो अभी बच्चों को जब बड़े होते तब समझ में आता है, ये उनको छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। छोटे बच्चों को तो मैं अपना परंपरा वाला पैटर्न ही पढ़ाती हूँ कि सारे ये जो वस्तु के डिजाइन है, एक वस्तु का डिजाइन ऐसे लिखते हैं, 2 वस्तु का डिजाइन ये है, 9 तक की वस्तु का डिजाइन हो गया। अब 10 वस्तु आई, उसका डिजाइन भी अलग बन सकता है। 9 का तो ऐसे बना, तो 10 का भी कुछ और डिजाइन हो सकता है, जैसे कि चाइनीज में बनते रहता है क्या क्या डिजाइन है ना। 11 का भी बनेगा, ऐसे सोचो कितने संख्या का डिजाइन बनेगा, इतनी संख्या का डिजाइन कहाँ हम याद रख पाएंगे। तो 9 तक करने के बाद हम 10 वस्तु को हमने क्या किया, सबको मिला दिया, वही 10 में समाहित बाबा जी जो बोल रहे थे, सबको मिला दिया, उसको एक बोले। अब 10 वस्तु को अब एक बोले, और वो एक के बाद फिर दूसरा वस्तु 10 और 1, 10 और 2, और 10 एक, और 3, वो बंडल हो चुका। अब इकाई एक भी नहीं है तो वहाँ 0 लिख दिए, इकाई एक भी नहीं है तो 1 और 0 का मतलब है कि एक बंडल है और इकाई भी हमारे पास नहीं है, तो 1 और 0 हो गया। तो उसको बच्चे को फिर मैंने फ्रेम बना करके लाइन खींच करके इधर वस्तु रखते का, एक एक वस्तु, जैसे 10 हुआ बंडल बना के उस वस्तु को इधर शिफ्ट कर दिए। इधर एक बंडल तो 1 लिखे और इधर कुछ नहीं है तो 0 लिखे, स्लेट पे चले आते हैं। बढ़िया। तो इस तरह से वो उनको कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो गया। ये सभी आकृतियां हैं, ये उनको दिमाग में बैठ गया। बच्चों से भी क्वेश्चन करें कि यहाँ पे 2 आकृति आ गई, सब जगह एक एक आकृति सिंगल डिजिट है इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे 2 आकृति आ गई, 2 आकृति में वापस 1 रिपीट है, देख लो। यहाँ पर 1 को ही क्यों रिपीट किए हैं, बच्चों को पूछना पड़ता है कि यहाँ पर 2 क्यों नहीं, ये आकृति क्यों रिपीट किया, 1 ही क्यों रिपीट किया, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो फिर वो भी उनको क्लियर हो जाए बच्चों को, तो बताए क्योंकि बंडल एक ही है इसलिए एक लिखिए। अगर 2 बंडल होगा तो 2 भी आ जाएगा, 3 बंडल होगा 3 आ जाता है। ऐसे वो क्लियर करते हुए आगे वो गिनती वाला क्रम अच्छे से हो गया उनका, मतलब मेरे अंदर अच्छे से चला गया ये चीज कि अब ऐसे देना है। फिर एडिशन का भैया बाबा जी बताए थे, तो वही चित्र बना के, और बुक तो अपन रखे नहीं थे विद्यालय की, कोई बुक नहीं रखे थे उस समय, तो मैं ही सारा बना के एक्सरसाइज वगैरह बना के कि एक घर में 2 गाय हैं, दूसरे घर में 2 गाय। तो ये जो बुक्स की बात आई, उसमें आप बुक्स लिखने के भी तो क्रम में थे ना? हाँ, अभी लिखने के क्रम में थी, और मतलब कि वो रैंडम ही, जैसे आज क्लास लेना है उसके लिए क्या बनाना है वो ऐसा करते, मतलब आप लेसन प्लान बनाते थे? लेसन प्लान बनाते थे, वो है रैंडम तैयार करने वाला। लिखने वाला क्रम अभी हम बैठे ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यू में विद्यालय में हूँ, 6 दिन जा रही हूँ आ रही हूँ, तो बुक लिखने के लिए अभी भी ऐसा है कि बस मैं फ्री होती हूँ और विचार करती हूँ, सारे धड़ आने लगते हैं, बैठा नहीं हो पाया मेरा अभी तक। अच्छा। अब यहाँ आने लग गई फिर दौड़ के। अच्छा, आप अभी वर्तमान का बोल रहे हैं? हाँ, मतलब वहां से शुरू हुआ, मैं लिखने का काम अभी तक पूरा प्रॉपर नहीं हो पाया है। हाँ, गौरी बहन जी का आना हुआ था फर्स्ट ईयर से, तो वो क्योंकि वो सरकारी स्कूल में काम की हुई, उनको रैंडम प्लान चाहिए कि आज क्लास जाना है, मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं है, मेरा तो शोध चल रहा है, वो क्लास 2 में ज्वाइन करनी थी, अब मेरा तो शोध चल रहा है, और मेरे से पूछी थी दीदी बताओ मल्टीप्लिकेशन को कैसे दें। अभी मल्टीप्लिकेशन तो मेरा खुद शोध चल रहा है अभी, मैं क्या बताऊं, पर मैं जितना भी शोध मेरा होता था मैं उनको डिस्प्ले कर देती, देखो मैंने सोची तो दिखाओ, तो वो उनका रिटर्न वर्क करने का आदत है, तो बहुत कुछ नोट पुट करके उन्होंने एक बुक निकाल दिया था क्लास 3 का। अच्छा। वो सारा जो भी सुन के क्लास 3 का बुक निकाल देते हैं, पर अभी वो कंप्लीट नहीं, मैंने उसको वो नहीं किया, ओके नहीं किया कि मैं जानती हूँ अब बेहतर बन सकता है करके, मतलब ठीक है फिर भी अब कर दिए तो कर दिए, एकदम से काटना भी ठीक लग रहा था, पर वो बुक के रूप में वो निकाल दी थी उसकी। अच्छा। जितना भी मैंने बताया सारा उसको लिख दिए थे, सारे एग्जाम्पल सहित। तो मुझे वही लगा कि इस पे काम अभी बाकी है अच्छे से, और उसके बाद एक एक चीज को हम तरीके से देंगे ना। मल्टीप्लिकेशन को मैंने जब बताया बच्चों को कि पहले प्रकृति को दिखाया कि आप तो 5वीं तक पढ़ा रहे थे, 5वीं तक तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सभी आ रहा होगा, डेसिमल भी, फ्रैक्शंस भी आ रहे थे, आप हम मिलके भी 1 साल करे हैं। हाँ, ये भी है। तो मल्टीप्लिकेशन को बताया कि प्रकृति में देखो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ। एक बीज कितने बीज कर दे रहे हैं, हाँ। तो ये बच्चों को पहले ये कॉन्सेप्ट चले जाए, एक से जो बढ़ना उसी को मल्टीप्लाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई होना। वहां से फिर वापस आप देखो कि हमको आवश्यकता की वस्तु बनाना है। अब एक टेबल 4 टेबल चाहिए, ऐसी ऐसी हमको, ऐसी ऐसी 4 चेयर चाहिए, ऐसी ऐसी बॉटल चाहिए, ऐसी ऐसी कापियां चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई सेम चीज रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन अब उनको दिखने लग जाए ना, कहाँ से दिखेगा, जब उन लोग आवश्यकता को समझेंगे। तो आवश्यकता समझने के साथ मल्टीप्लिकेशन को पकड़ाना, वो चीज मेरे अंदर बैठा। फिर मैंने वही वस्तु को रिपीट करना बता दिया कि 2 वस्तु 2 बार रिपीट होती है, 2 वस्तु 3 बार रिपीट होती है, तो कितना होता है। तो वस्तु ला के जैसे कि 5 उंगली 2 बार रिपीट हुई तो कितना हो गया, 5 उंगली 3 बार रिपीट हुई तो कितना हुआ। तो उनको दिख जाए कि 5 टाइम्स जो है 3 कितना होता है, 5 टाइम्स 2 कितना होता है, 5 टाइम्स ऐसा।
तो ये पहले भाषा में चले जाए, हम्म, फिर उसको हिंदी में भी समझाती थी कि हम्म, 2 वस्तु 3 बार, तो ये जो बार है, ये टाइम्स है, इसको हम इस साइन में लिखते हैं, मल्टीप्लाई साइन में। तो मल्टीप्लाई साइन से इंट्रोड्यूस करने बताई बच्चों को। फिर वस्तु रिपीट होने की बात अच्छे से बैठ गया। तो वहां से बोली, जब पता है कि 2 वस्तु 3 बार 6 होता है, क्या ये हमेशा होता है कि पत्थर को रखने से अलग जाता है, कि फूल को रखने से अलग जाता है, तो 6 ही होता है ना, ये बैठ गया अगर। फिर आप इस कोने में करोगे तो भी होगा, उस कोने में करोगे तो भी वही होगा, दूसरे देश में जाओगे तो भी 2 वस्तु 3 बार 6 ही होगा, ये बैठ जाता है। जब पता है ये सही है तो उसको रट लो टेबल जैसे, है ना, 2 3 6 कर लो, क्योंकि वो तो होना ही है, ये पता चल गया। तो इस तरह से टेबल क्यों रटना है, बच्चे पूछते हैं ना। हाँ, तो ये जिसको बता पाया, और फिर उनको टेबल यूं रट गया। पहले वस्तु दिखा, फिर टेबल रटने में उनको आसानी होने लगी। फिर टेबल भी कितना रटना है कि उनको रैंडम इतना, फिर कि एक्सपर्ट बनाना है, भी एक्सपर्ट बनाने का काम नहीं हो पाया था मेरा। एक्सपर्ट ये बनाना है कि 2 3 जा बोले, उनको 6 ही दिखना चाहिए, वो ठीक बात, बीच का कुछ नहीं दिखना चाहिए, सीधा चित्रण में 6 दिखना चाहिए। वो टाइम तक अंक के मूल में वस्तु है, ये स्मरण में रहे, और फिर उसके बाद इनका निकल जाए, गति भी रहे, इसको करने की जाए। तो ऐसे आंख बंद करने से हमको 2 वस्तु 3 बार दिखना चाहिए ना, ऐसा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाबा जी के साथ आप जो रहे हो इस पीरियड में, है ना, इतना शिक्षा में भी इतना काम कर लिया, तो समाधान समृद्धि की खूब बात करते थे बाबा, उससे आपने क्या प्रेरणा ली? समाधान समृद्धि का क्या, समझ को पूरा करना पहले मेरी आवश्यकता बन गई, क्योंकि कई बार ऐसी चीज होता था कि टीचर्स का, जैसे हमारा आपस में कभी कुछ गड़बड़ तालमेल में कुछ फर्क आया, तो वो एक समस्या है ना, फिर वो घर में आकर के उसको सुलझाना, मतलब मानसिक रूप से सुलझाना, क्योंकि डिस्कस खर्चा तो वाली बात नहीं है कि मेरी समझ पूरी नहीं हुई है इसलिए परेशान हो रही है, ये बात तो मेरे को चले गया था कि परेशान हुई का मतलब ये कि मेरी समझ पूरी हुई नहीं है। तो ये समस्या से जूझना मेरे को होता था, और फिर नेक्स्ट डे फिर स्कूल जाना है, उतनी उत्साह जाना, स्कूल तो छोड़ सकती नहीं मैं, क्योंकि स्कूल मेरा अब ऐसा बन चुका था, स्कूलों को मेरे को पूरा समझना है, करना है बच्चों को। बाबा जी बोलती थी ना, व्यवहार शिक्षा स्थापित करना है, तो मुझे करना ही था उसको, तो वो चीज़ छूटता नहीं था। फिर वो अपने अंदर सोल्यूशन करते करते कभी कभी बहुत तकलीफ भी होता था, हो नहीं रहा है सोल्यूशन, कैसे निकालूं। बहुत सारी कई तरह की ऐसी ऐसी घटना होती थी कि फिर नया चैलेंज आता था, 1 साल करो दूसरा फिर नया चैलेंज आता था, 2 साल करो, फिर कभी कभी कठिन सिचुएशन आता था कि मिलता नहीं था आंसर, तब लगता था कि कैसे करूं, बाबा जी से पूछूं क्या करूं, छोटा सा एकदम सिली क्वेश्चन तो नहीं है ये एकदम, ऐसा लगता था। तो जब बाबा जी ने, जब 6 महीने का अध्ययन, जब मम्मी का जाना, मम्मी बेड में थी, मम्मी का सेवा करके मैं जाती थी स्कूल, तो बाबा जी के पास जब आया, तो बाबा जी ने, जब बाबा जी छोटे छोटे क्वेश्चन करते थे, बाबा पेरेंट ने ऐसा बोला, पेरेंट ने ऐसा बोला, इसका क्या आंसर करें, तो बाबा जी लास्ट टाइम में बाबा जी को डांटना चालू कर दिए थे हम लोग को, बोले कि कुछ मेरे से पूछोगे, कुछ अपना बुद्धि विवेक भी लगाओगे, ऐसे डांटना शुरू कर दिए थे। फिर एक बार कुछ बात हम रखने गए थे पेरेंट्स के, कौन सा क्वेश्चन तो रखे थे, बाबा जी बोले कि स्कूल को बंद करो नहीं तो अध्ययन करो, ऐसा बोल के डांटे। तब फिर हम अध्ययन का फिर मन बनाया, 6 महीने का अध्ययन जो चालू हुआ, पहला बैच जो चालू हुआ, फिर सेकंड, मेरी मम्मी थी तो मैं आ नहीं पाई, तो पहला बैच उनका चालू आना था, दी लोग पूनम जी लोग किए, और मैं स्कूल उस समय संभाल रही थी। ये सेकंड बैच मेरी भी, अब मम्मी का शरीर शांत हो गया, अब मम्मी का जिम्मेदारी बहुत सारा कम हो गया मेरा इधर से, तो फिर मैं भी अध्ययन का मन बनाई तुरंत, पहले मैं पहले अध्ययन पूरा करूंगी, जो मेरे को आवश्यकता है, मेरी नीड्स है, और मेरे को बहुत ही नीड्स लगने लग गया था। छोटी छोटी बातों में परेशान होने से मैं सोची थी, इस तरह परेशान होंगी तो मैं कैसे आगे काम करूंगी, तो मेरे को एकदम नीड्स बन गया था, मुझे 6 महीने का अध्ययन तो करना ही होगा। तो फिर वो उसी के चक्कर में फिर मैं यहाँ आई, और फिर मैंने नेक्स्ट समय अपना दूसरे वाले बैच में ना, दूसरे बैच में, तो उसमें तो मैं भी था साथ में आपके। हाँ भी थे। तो बस ऐसा है कि मैं तात्विकता पक्ष से ज्यादा बाबा जी की जो लिखी लाइन है ना, उसको बस मैं सोची कि इसको हमको जीना है, तो मैं वैसे ही ली हूँ, बस अपने में अभ्यास कर करके ही मैं सारा चीज को समाधानित, मतलब ये कि मुझे अब कोई समस्या नहीं लगती, मुझे बड़े से बड़े भी आते, अभी तक चलता रहा अभ्यास, तो बहुत लंबा चलता है। तो ये कि वापस मैंने बाबा जी की बुक को दोबारा उठाया नहीं है अध्ययन के बाद से, लेकिन कभी कभी मैं ना, कोई गायत्री कुछ पूछती है, कुछ ऐसे लगता है कि मैं पढ़ी हूँ कि नहीं पढ़ी हूँ, बाबा जी की बुक उठाती हूँ मैं, तो मुझे सब एकदम आर पार होता है, समझ में आता है। कुछ ही पद छूटता होगा, लेकिन मेरे को बहुत आर पार वो चीज़ है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में संबंध के साथ चल के, जी करके, जो घटना घटी उसको सॉल्व करना, ये खुद से कर पाई, तो मुझे बहुत अच्छा स्थान लगता है कि
हर किसी के साथ मेरा संबंध भैया ठीक है, किसी के साथ मेरा संबंध न तो परिवार में, न समाज में, और न ही विद्यालय में, दोनों विद्यालय में मेरा संबंध जो है किसी के साथ भी नहीं बिगड़ा है, और बहुत बढ़िया। विचारों में भी किसी के प्रति द्वेष नहीं है। जो भी है थोड़ा क्षणिक होता है, वो तुरंत ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज, ये स्थान को पाना बहुत बड़ा बात है। सही बात है मेरे लिए। और इतने साल से मैं आ रही हूँ, और रोज रायपुर से निकल के यहाँ आना, आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक है ये आना स्कूल का। और अपने जैसे बहुत लोग पूछते भी हैं, जैसे आप समृद्धि की बात की हो कि आप जैसे पेट्रोल अपने डाल के आते हो, है ना, और भी पैसा जो कुछ लगाना रहता है मैं लगाती हूँ, स्कूल में देना रहता है देती ही हूँ, उतनी खुशहाली के साथ रहती भी हूँ। रोज मोटिवेशन मेरा आने का बनता है, कभी भी ऐसा नहीं कि दूर है थक गई, घर जाके मुझे वापस परिवार में खाना बनाना रहता है, तुरंत जाके खाना बनाती हूँ। थकान तो है ही नहीं, थकान कहीं पर भी नहीं है। तो ये चीज़ है कि बहुत लोग क्वेश्चन की कि आपका घर कैसे चलता है, आप तो कुछ करते नहीं हो। तो मैंने कभी कोशिश किया पैसा कमाने का मन, लेकिन पैसा कमाने के बाद मेरा ध्यान ही नहीं जाता शुरू से। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेरी बहन और भाई तो है। तो बहन और भाई का संबंध हमारा ऐसा है कि कभी क्वेश्चन ही नहीं उठाया हम लोग कि, तो इसलिए संबंध हमारा इतना मजबूत है कि मुझे कभी आवश्यकता नहीं लगी कि करना चाहिए, है ना। बाकी आधा एकड़ जमीन यहाँ पर लेके रखे हैं। तो जब मैंने जमीन खरीदा यहाँ पे हिंगना में, सोमिया के घर के पास में, तो बाबा जी के पास मैं खुशहाली गई, बाबा जी जमीन खरीद ली मैं आधा एकड़। तो बाबा जी कुछ नहीं बोले, बाबा बोले माँ का ध्यान रखना। उन्होंने बाबा जी मेरे को उस क्वेश्चन का ऐसा आंसर दिए, इसका मतलब बाबा जी मेरे अति उत्साह को समझ रहे थे कि अति उत्साह में इधर आ जाएगी और मम्मी को छोड़ देगी, बहन को छोड़ देगी। इसका मेरा उत्साह को बाबा जी पकड़ लिए थे कि अति उत्साह में है। बाबा जी बोले माँ का ध्यान रखना। तो मेरे को समझ में आया कि मैं उत्साह में जा रही हूँ, तो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं खेती में, बस मम्मी के पास ही, बस मम्मी का सेवा करके मैं स्कूल जाना इतना था। और मम्मी से जब तक परमिशन नहीं मिलता था, बस मम्मी आज मत जाना स्कूल, मम्मी बोलती थी। तो मम्मी बस बैठती थी, मम्मी जाने देना, मम्मी जाने देना। मम्मी बोलती रहती जाने देना। मम्मी मैं क्या करती, मम्मी मेरे को तो स्कूल ही जाना, मेरा एक काम है, स्कूल जाने देना। मम्मी क्या चाहिए बता, सब कुछ करके जाऊंगी। नहीं घर में रह बोलती थी मेरी मम्मी। फिर थोड़ी रुकती थी, फिर मैं मम्मी मेरे मुंह को देखती थी, उदास हो रही है करके, अच्छा ठीक है जा, पर जल्दी आ जाना, ऐसे बोलती थी मम्मी। तो मम्मी से परमिशन मिलने से फिर मैं निकलती थी स्कूल। तो एक मम्मी की जान 2013 में मम्मी का शरीर शांत हो गया। तो मम्मी को मैं शादी से निश्चिंत कर दी थी, क्योंकि मम्मी मेरे शादी को लेकर भी चिंतित थी। भाई का तो था ही नहीं शादी, और मम्मी बोलती थी कि सब जन बोलते हैं शादी की चिंता लगती है, ऐसे मम्मी मेरे को बोली। तो मम्मी को मैं बोली कि मेरे को देख के कभी लगा कि मैं परेशान हूँ, मैं तो बहुत आराम में हूँ मम्मी, कभी भी ऐसे कुछ संबंध आएगा, रिश्ता आएगा तो मैं बोल दूंगी, पर अभी ना शादी को लक्ष्य मत बना, मम्मी को ऐसे बोली। अब मम्मी बेटी को खुद देखना चाहती नहीं चाहती, तो मम्मी बोली हाँ चाहती हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ ना, मैं तो बहुत खुश हूँ मम्मी, एकदम निश्चिंत रहा, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे करके मम्मी को। मम्मी को मैं रिलैक्स कर चुकी थी। अच्छा। मम्मी शादी को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होती थी कि इसका शादी नहीं हुआ, और ना ही मेरे को कभी परेशान की। मम्मी ही परेशान होती थी, कोई आगे शादी नहीं लगा इस बेटी के, शादी नहीं लगा, तो मम्मी उससे परेशान होती थी। तो मैं तो परेशान नहीं हूँ ना मम्मी। तो फिर मम्मी उससे निश्चिंत हो गई थी, बस बेटा को लेकर चिंता करती थी, बेटे का शादी के लिए लेके। फिर मम्मी 2013 में चली गई। उसके बाद फिर मैं पूरा मन मेरा फिर उस समय तक खेत में रही, फिर पूरा मन मेरा अध्ययन में आ गया। फिर आप के साथ मेरा 6 महीने का अध्ययन हुआ, और उसी बीच बाबा जी से मेरा संवाद चालू हुआ। उसके पहले संवाद बाबा जी से कभी नहीं की। तो आप बात कर पाते थे? तब बाबा जी से बात करना चालू की, पर मैं सिर्फ जीने को समझी थी बात की, मैं तात्विकता पक्ष को लेकर कभी नहीं बैठ पाई। मैं बस जीने को लेकर बाबा जी से बात करती थी कि बाबा मेरा 3 महीना हो गया, मेरा अनुभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो बाबा जी हमेशा सहजता से, क्यों नहीं होगा, मन लगाओ, क्यों नहीं हो जाएगा, 3 महीना भी हो सकता है। तो अच्छा बोलती थी मैं, सोची चलो 4 कुछ महीना बचा कर लेते, शायद हो जाएगा। लेकिन अध्ययन करते करते जब हम लोग सब वो बुक पढ़ रहे थे, मैंने सिर्फ वही बुक में सिर्फ बाबा जी को झांकी हूँ, बाबा बोल रहे हैं और मुझे ऐसा करना है, एक आज्ञा टाइप का मुझे दिखता था हमेशा, वर्ड्स ऐसे ही दिखते थे। तो बाबा जी का जब वो अपन पढ़े मनोविज्ञान, मनोविज्ञान पढ़ के मेरे को बहुत अंदर तक टच किया। मुझे ऐसा लगने लग गया कि बाबा जी का जो ये सारे बुक जो हम पढ़े ना, वो बाबा जी का मन, मतलब ये बाबा जी का मन है, मतलब मनोविज्ञान मतलब एक दिव्य मानव का मन को पढ़ रहे हैं, कैसा होगा। और इतना पवित्र चीज को पढ़ने से पहले
वो सारी भूमिकाएं बन रही थी हमारी, मनोभाव दर्शन, ये सब शास्त्र कैसे हुआ, ऐसे ऐसे पूरा बन रहा है। अब हम उनके मन को पढ़ पाएंगे, ऐसा मेरे को चित्रण हुआ। और उस तरह से मैं देखी कि जैसे कोई अलमारी खोलो, सब सजा हुआ चीज रखा हुआ है ना। ऐसी माँ बाजी का मन को खोल रहे हैं, एक एक चीज व्यवस्थित की, मन की सारी क्रियाएं कैसी होंगी, एक एक चीज व्यवस्थित डिजाइन, ऐसा मुझे लगा। और मुझे बहुत सुकून लगा एकदम। और उसको पढ़ के एकदम मन एकदम शांत हो गया। हबड़ तबड़ जो था ना, अनुभव कब होगा, ये कब होगा, वो शांत हो गया था मेरा। बहुत अच्छा अचीवमेंट हो गया था। मैं संविधान के बाद नहीं पढ़ी थी उसके बाद, लेकिन मेरे को एक लगा कि यही तो समझना है, ऐसा लग गया था बस मुझे। और इसी समझने की सारा एक क्रम है। उसके बाद फिर कभी ऐसे मन लगा कि पढ़ूंगी तो उल्टा पढ़ूंगी, मनोविज्ञान को पहले पढ़ूंगी फिर नीचे जाऊंगी, ऐसे मन था, पर वो हो नहीं पाया। लेकिन बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ। बाबा जी से बातचीत करके भी फिर मैं पूछी बाबा जी को कि परिवार में हम लोग 2 लोग रहते हैं बाबा, मैं और मेरी बहन और का बेटा, तो क्या इतने लोग हम प्रमाणित हो जाएंगे क्या? तो बाबा जी बोले क्यों नहीं होंगे प्रमाणित, 2 लोग में भी प्रमाणित हो सकते हैं। तो मैं अच्छा लगा मेरे को। मेरे बाबा जी प्रमाणित हो जाएंगे, उसको हम देखेंगे कैसे कि प्रमाणित हो रहे हैं हम? तो क्या चीज को देखेंगे अपन कि प्रमाणित हो गए? बाबा जी बोले संतुलन को देखो आपस में, बोले। तो फिर मुझे संतुलन को देखना है। अच्छा, तो संतुलन को कैसे देखूं? बाबा जी हम लोग ये संतुलन चल रहा है करके स्थिति को पा लिए, ऐसा कैसे देखूं मैं अपने में? तो बाबा जी फिर वही बोले कि आपके कार्य व्यवहार से सामने वाला दुखी मत हो, है ना, परेशान मत हो, दुखी मत हो। और उनकी जो कार्य व्यवहार है वो व्यक्ति उल्टा हो जाए, पुल्टा हो जाए, सुल्टा हो जाए, तुम्हारे अंदर हिलना डुलना ना हो। ये दोनों स्थिति को पाना ये संतुलन है करके बाबा जी बताए। बस मेरे को एक बड़ा सा मंत्र मिल गया पूरे अध्ययन का कि यही सार है, मतलब एक सामयिक संबंध है, उसके साथ मैं डील कैसे कर रही हूँ, वो स्थिति संतुलन की है कि क्या की है। तो मेरा ये हर जगह पूरे अध्ययन को लेकर यही प्रयोग होता है सबके साथ। तो गायत्री बहन के साथ भी ये चलता रहा भैया, तो यही देखती हूँ। तो दीदी इसमें पूरा जो दर्शन का आपने बताया, अध्ययन भी हो गया, बाबा साहब की चर्चा भी हो गई, तो मध्यस्थ दर्शन का मूल संदेश क्या लगा आपको? मध्यस्थ दर्शन का मूल संदेश, मध्यस्थ दर्शन का मेरे को मूल संदेश ये लगता है भैया कि बाबा जी सहअस्तित्व की बात हम कर रहे हैं, तो सहअस्तित्व मतलब हम कैसे देखेंगे? चाहे अगर मैं एक प्लांट के साथ हूँ, अगर मैं एक एनिमल के साथ हूँ, अगर मैं मानव के साथ हूँ, तो उसके साथ जो भी मैं कार्य व्यवहार कर रही हूँ वो मेरे से जुड़ रहा है कि हट रहा है। अगर उसका मेरे से जुड़ा हो रहा है, अगर मैंने एक संबंध कमा लिया, मतलब मेरा अस्तित्व सहअस्तित्व हो गया। चाहे प्लांट के साथ, मतलब मैं केमिकल डाल के खेती कर रही हूँ, मतलब खत्म कर रही हूँ एक चीज को, मैं अस्तित्व मिटा दे रही हूँ, तो सहअस्तित्व में नहीं आएगा। तो वो भी उसके साथ भी मेरा जीना हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? चाहे एनिमल के साथ हो, कैसे जीना हो रहा है? तो ऐसा देखना। मैं तो यही संदेश देखती हूँ कि मेरा एक संबंध के साथ, दो संबंध के साथ, परिवार के साथ, दूसरे परिवार के साथ जो हो वो बहुत जुड़ने वाली स्थिति में हो, मतलब जुड़ जाए, जुड़ाव हो जाए, दोनों का संबंध मजबूत हो जाए। बस मेरे को लगता है इससे बड़ा कुछ मेरे को दिखाई नहीं देता। बस यही सार निकालती हूँ मैं तो हमेशा भी। ठीक, बढ़िया। और तो कुछ सार ही नहीं, बढ़िया है, नहीं अच्छी बात है। सार यही है। बस मैं देखती हूँ इसके साथ बात हो रहा है, इसके साथ मैं जुड़ा हो गया कि नहीं। अच्छा, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ हुआ कि अच्छा लगने वाला स्थिति के साथ हुआ कि आज वो व्यवहार अच्छा कर दी, है ना, तो मुझे बड़ी अच्छी लगने लगी, गले लगा ली मैं। कल वो व्यवहार कुछ बिगड़ गया तो मुझे वो बुरी लगने लग गई। तो ये में स्थिति मेरे कभी नहीं आया। बाबा जी के दर्शन के बाद से तो और अच्छा हो गया कि चाहे वो व्यवहार जैसे भी करे वो मेरे को संबंधी के रूप में दिखे। ये चीज को मैं हमेशा देखी हूँ। तो यही मैं सोचती हूँ, अध्ययन का ये सबसे बड़ा मुझे मध्यस्थ दर्शन का लगता है। मुझे बढ़िया जुड़ना हो रहा है भागी, और कुछ हो सकता है मैं अपनी समझ से। नहीं, आपके समझ से ही हम सुन रहे हैं। हर किसी का नजरिया अलग है, सबने अपना अलग अलग सार बताया सभी ने, है ना, तो ठीक है, बढ़िया। मेरा ये सार है कि बस जुड़ जाए हम सब, अखंडता की जो बात करते हैं, तो इस तरह से एक एक संबंध को लेके हम मतलब पार पा जाए, ठीक, परिवार को लेके पार पा जाए, तो इस तरह से स्वरूप बढ़ेगा हमारा। आखिर में एक और बात पूछूंगा कि ये पूरा बाबा जी के साथ आपकी यात्रा लगभग 96-97 के आसपास शुरू हुई और आते आते तक शरीर उनका पूरा होने तक चली, तो उनका अभियान चलता रहा अलग अलग स्टेजेस में, फिर विद्यालय शुरू हुआ, वो सब। इस पूरे क्रम में आप अपने योगदान को कैसे देखते हैं?
मतलब योगदान मतलब आपने जो भी हाँ, भागीदारी की। भागीदारी की, हाँ हाँ। मैं अपने योगदान को देखती हूँ कि मैंने जब मैंने स्कूल का कमिटमेंट किया था उसको मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया। उससे पहले समृद्धि उसके भी पहले तो। समृद्धि को भी मैंने, हाँ, समृद्धि जो मिला था ग्रुप की देन है, उसको भी पूरी ईमानदारी से। उसके पहले सोम भैया के यहाँ 10 साल स्कूल में मैंने प्री प्राइमरी में 10 साल, वो बड़ी चीज़ है वो मेरे लाइफ का। वो 10 साल मैंने दिया और बहुत कुछ वहाँ से भी अध्ययन हुआ मेरा। मैं हर जगह अध्ययन ही करती रही और फिर समृद्धि से भी मेरा बहुत अध्ययन हुआ। तो फिर स्कूल में भी हमारा 2.5 साल ना। 2.5 साल हाँ, समृद्धि में बढ़िया। पूरा 2.5 साल रहा। और फिर यहाँ पर आए और उसका भी मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करती हूँ बहुत लोगों से, समृद्धि का भी। और बहुत सारे हैं लेकिन बहुत सारा डिटेल नहीं हो पातेगा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट वहाँ भी हुए मेरे को। फिर स्कूल का तो बहुत सारे हैं और स्कूल भी मेरे को ना बहुत तृप्तिदायक लगा मेरे को। और बाबा जी जब 10 दिन में आते थे ना तो मैं बहुत खुशहाल थी। जब स्कूल में काम करी तो बाबा जी के जब मैं पैर छुई, बाबा जी अलग अलग तरह का आशीर्वाद देते थे ना। तो बाबा जी मेरे को बोले, ऐसे देखे चेहरे में, बोले समझ में आई अपनी महिमा, ऐसे बोले थे बाबा जी। तो मैं देखी, हाँ बाबा समझ में आई। तो बाबा जी भी बेचारा को देख के समझते थे कि बहुत खुश हो रही है स्कूल आकर के, अपना उपयोगिता पूरा कर पा रही है, उपयोगी हो रही है। तो मेरे खुशहाली को देख के शायद बाबा जी ऐसे बोले। और ये डायलॉग जो बाबा जी बोले थे कि महिमा समझ में आई, तो मैं खूब दिन तक महिमा क्यों बोले, मेरे को ऐसा क्यों बोले, इसको भी खोज करते रही। तो अच्छा लगा मेरे को कि एक मानव मतलब कैसे क्या चीज़ पा सकता है, उसको पूरा बाबा पकड़ा दिए और हम उसको अच्छे से निभा पाए। और बाकी कितना खुशहाली है एक चीज़ में, वो चीज़ बहुत टच किया था मेरे को। बाबा जी ऐसी प्रेरणा भी देते रहते थे। विद्यालय कब शुरू हुआ था दीदी? 2011 में। 11 और 24 चल रहा है, तो 13 वर्ष तो हो गए आपको। 13 वर्ष पूरे हो गए। तो लंबा योगदान है। हाँ, लंबा योगदान है। और उसके बाद कभी भी पीछे नहीं हटी हूँ मैं। ऊपर नीचे जितने भी होते रहे, आपस में हम सब पूरे तो थे नहीं, तो ऊपर नीचे होता रहा, पर मेरा हिलना डुलना कभी नहीं हुआ। मेरा लक्ष्य को लेके अभी तक भी बना हुआ है। और अभी तक ऐसे नहीं कि हम उस चीज़ को पा गए हैं, क्योंकि एक चीज़ ये निकल के आया है निष्कर्ष में कि हर एक किसी की अपनी अपनी समझ के साथ हम वहाँ पे जुड़े हुए हैं विद्यालय में, कि लक्ष्य सबका एक है, पर सबका समझ का जो लेवल है हमारा वो अलग अलग थोड़ा सा है। तो उसके कारण ही ऊपर नीचे होना होता है। पर मैं देखती क्या हूँ कि सबकी निष्ठा, सब अपनी निष्ठान्वित होकर अपना काम करें। जिसकी जितनी समझ है भैया वो उतने से काम कर रहा है। तो इसलिए मेरा कभी भी ना ऐसे छोड़ के चले जाऊं, ऐसे कभी नहीं है, छोड़ना कभी नहीं हुआ है। कि कभी ना कभी मुझे पता है सभी लोग अच्छे काम से लगे हैं, अचीवमेंट सबको मिलने ही वाला है। क्योंकि मैं इसको जागृति क्रम के रूप में देखती हूँ, क्योंकि जागृति क्रम तो कोई देखा है नहीं। शायद यही जागृति क्रम है कि कोई कुछ मुझे कुछ बोल गया, अब मेरा जागृति क्रम क्या है कि ये बोल दिए, अब इसको मैं कैसे टैकल कर रही हूँ। तो मैं उसको टैकल कर पाती हूँ, फिर मुझे समझ में आता है ये तो जागृति क्रम है। अगला स्टेप क्या होगा, फिर कुछ हुआ घटना, फिर इसको सॉल्व कर गए। तो ये सब क्रम में ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ ये सब चल रहा है सबका। पर खुशहाली इस बात की कि हम सब वो जो बाबा जी चाह रहे हैं वो मंजिल को हम सब पा ही पाएंगे करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके। थोड़ी समय था, थोड़ी बात हुई, आगे कभी फिर से और फुर्सत में और डिटेल में बात करेंगे। जी भैया, धन्यवाद। नमस्ते।